दोस्तों ये बहुत ही एक ऐसा दिल को छूने वाला वीडियो है जिसके घर में से कोई आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या किसी भी फोर्सेस में होगा या फिर किसी भी पुलिस सेवा में होगा जो कि घर से दूर रहते हैं, तो वो इसके साथ में कोरिलेट कर पाएंगे कि जब भी कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है, कहीं पर भी कोई ऐसा इशू होता है कि वहाँ पर आर्मी को डिप्लॉय कर दिया गया है या वहाँ पर पुलिस को डिप्लॉय कर दिया गया है, तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं जिसके घर में से कोई वहाँ पर पोस्टेड होता है। मुझे अभी फील होता है जबकि पापा जो थे वो आर्मी में थे, तो जब भी कभी कभी लड़ाई की बात होती थी तो मतलब अजीब सा एक सहम जाता था मन कि मैंने कहा पता नहीं यार क्या होगा, ठीक है, वो वाली कंडीशन रहती है। तो ये रियलिटी में है, तो सोचो उनके बारे में जिनके घर में से कोई भी पर्सन जाता है उनके ऊपर क्या बीतती होगी। तो ये बड़ी ही प्यारी वीडियो लगी मुझे जिसमें ये बड़ी ही एक शांत स्वभाव में पूरी चीज़ को एक्सप्लेन करती हुई नज़र आ रही है। आप लोगों की क्या लगी, आप लोग कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताना। दोस्तों अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी का अब तक का बिताया हुआ टाइम जो है उसको पीछे मुड़कर देखोगे तो आप लोगों को कई सारी ऐसी छोटी छोटी नादानियां नज़र आएंगी कि उस टाइम पर ये लगता था कि यार ये चीज़ें ना हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी, पर लेकिन वो चुटकियों में चली गई और हमको पता भी नहीं चला। और आज की डेट में हम लोग उनके बारे में सोचते हैं तो ऐसा लगता था यार वो कितनी मतलब एक तरह छोटी छोटी चीज़ें थी, कितनी होने की पिद्दी पिद्दी सी चीज़ें थी जिनके पीछे हम लोग परेशान हो रहे थे। ये रियलिटी है। कई बार जब आप लोग उस मोमेंट पर होते हो तो आप लोगों को लगता है कि यार पता नहीं कितनी बुरी कंडीशन हो गई है, पता नहीं ज़िंदगी यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगी। पर लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा वहाँ पर धैर्य रखोगे ना और फिर आगे जाकर उस पर्टिकुलर मोमेंट के बारे में सोचोगे तो आप लोगों को लगेगा यार वो कुछ भी नहीं था, फालतू में परेशान हो रहे थे। तो जब भी कोई लाइफ में प्रॉब्लम आया करे ना, थोड़ा सा ऐसे ही सोचा करो। बहुत शानदार बात यहाँ पर बोली गई है, बोला गया कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। हमारी जो ज़िंदगी होती है ना उसमें जो पर्टिकुलर डे आता है वो बस एक पन्ने की तरह होता है। अगर उस पन्ने पे हो सकता है कि नहीं कोई अच्छी कहानी आप लोग लिख पाए तो नेक्स्ट डे नेक्स्ट पन्ना आएगा यार। अगर उस दिन भी नहीं लिख पाए तो फिर अगले दिन अगला पन्ना आएगा। तो किस चीज़ को लेकर परेशान हो, किस चीज़ को लेकर हैरान हो कि ज़िंदगी रुक गई है? कभी नहीं रुकती है यार। टाइम रुक गया है? कभी नहीं रुकता है यार, किसी का नहीं रुका है। किसी के आने और जाने से कोई धरती पर किसी का कोई काम नहीं रुकता है। एक बार को लगता है कि हाँ यार पता नहीं क्या होगा सॉरी, आने वाली ज़िंदगी में पता नहीं क्या होगा। पर लेकिन जब आप लोग थोड़ा सा ठहर कर सोचोगे ना तो हर एक इंसान यहाँ पर अपनी पारी खेलने आया यार। आप भी उनमें से एक इंसान हो तो अपनी पारी शानदार तरीके से खेलो। जो भी होगा अच्छा या बुरा वो बाद में देख लेंगे, पहले जो भी कर रहे हो उसको मन लगाकर 100% अपना दो। बाकी रिजल्ट जो है वो ऊपर वाले पे छोड़ दो। ऊपर वाले ने भी कुछ आपके बारे में सोचा ही होगा इसलिए यहाँ पर भेजा है। तो सारी टेंशन अपने आप मत लिया करो दोस्तों, थोड़ा सा टेंशन ऊपर वाले को भी ले लेने दो यार है। तो इसलिए थोड़ा सा सहज रहा करो और थोड़ा सा अपने आप को खुश रखा करो। ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई नहीं आने वाला है आप लोग खुश रखने के लिए आप लोगों की जगह। अगर रोगे ना आप लोगों को ही अपने आंसू पहुँचने पड़ेंगे जब अकेले में रहोगे। घर पे तो मम्मी पापा पहुँच देंगे, ठीक है। पर लेकिन अच्छा भी है, कभी मन करा करे रोने का तो रो लिया करो, मन हल्का हो जाता है। ऐसा नहीं कि होने कहते कई बार सुना होगा कि लड़के रोते हुए अच्छे नहीं लगते। अरे क्यों नहीं लगते यार, खूब लगते हैं। अच्छे से रो जब मन करे, ठीक है। और फिर अपने आप को उठाओ और फिर से अपने काम पर लग जाओ। तो ये चीज़ें आप लोगों को ज़िंदगी में बहुत आगे लेकर जाएंगी अगर ज़िंदगी में इनको सही तरीके से अपनाओगे तो। ये कुछ बातें थी, लगा आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। कुछ अच्छी बातें लगी हो सीखने वाली तो बताना, नहीं तो बस आगे निकल जाना। चलती रहती है कहानी ऐसे ही, ठीक है। एक बात और बताना, कल किस किस ने अपने फादर साहब से बात की ये जरूर बताना। मैंने आप लोगों को बोला था कि जाकर बात करना है फादर्स जी है, सच्ची में बताना, ठीक है ना। और कल का दिन कैसा रहा और आज का दिन कैसे यूटिलाइज करने वाले हो इसके बारे में जरूर बताना। क्या प्लान बना लिया है और अगर नहीं बनाया है तो क्यों नहीं बनाया है, और अब बनाने वाले हो या फिर नहीं बनाने वाले हो। तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखना, क्योंकि जब तक प्लानिंग करके नहीं चलोगे जिंदगी में कुछ भी चीज़ें आप लोगों की सिस्टमेटिक वे में नहीं चलने वाली है। डिस्कशन बहुत शानदार रहेगा, बहुत ही तसल्ली में बहुत सारी बातें डिस्कस कर रहा हूँ। एक एक पॉइंट जो है वो माइंड में क्रिस्टल क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक छोटी सी बात यार, जिंदगी में ना जितने डिसिप्लिन में आप लोग रहोगे उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आप लोग को आसान लगेगी, और जितने डिसिप्लिन से बाहर जाओगे उतनी ही चीज़ें टफ लगेंगी। तो आप लोग को डिसाइड करना है कि डिसिप्लिन में रहना है या फिर नहीं रहना है। सारी चीज़ें अच्छे से एंजॉय करो। और आंसर राइटिंग ग्रुप कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं तो वो टेलीग्राम है, सारे लिंक जो है वो आप लोगों को यहाँ पर शेयर भी कर दिए जाते हैं। अगर आप लोग देखोगे कल 2 पिक्चर काफ़ी प्यारी लगी मुझे, कई सारे बच्चों ने शेयर की थी, इस पर बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी दिया आप लोगों ने। मतलब ये दिल को छूने वाली है, देखना जाके इनको जरूर एक बार, ठीक है। टेलीग्राम है तो यहाँ पर आंसर राइटिंग एसएलपीडिया कुछ भी जाकर सर्च कर लो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर शेयर की जाती है। डेली आर्टिकल भी आप लोगों के लिए आते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जाकर कुछ भी पुरानी चीज़ सर्च करोगे तो आप लोग यहाँ पर मिल जाएंगे आराम से। ये देखो, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं आप लोग, कोई भी पेमेंट नहीं है इसकी। जो कई सारे बच्चे पूछते हैं पेमेंट के बारे में। और बाकी आंसर राइटिंग ग्रुप है, ये आप लोग एंजॉय कर सकते हो। कल यहाँ पर निबंध और इसी के साथ में एथिक्स का क्वेश्चन आप लोगों का डाला गया था,
और ये अपना ग्रुप है। ये 3 ग्रुप है, इसके अलावा कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है। कोई आप लोगों को बोले यहाँ पर आ जाओ और सर तो ये बेच रहे हैं, इसका पेमेंट कर दो, तो फालतू की बात है। बस पेमेंट उस चीज़ का है यहाँ पर जो कोर्स है एप्लीकेशन के ऊपर, इसके अलावा कोई किसी चीज़ का पेमेंट नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। कोई कुछ भी बोलता है तो ये फालतू की बात है, ठीक है। और एक छोटी सी बात और यार, जो टीचर पढ़ा रहे हैं वहाँ पर उनके सबके नाम मत पूछो, ठीक है। कुछ रीज़न है, आप लोग कंटेंट पर फोकस करो, उसमें पढ़ने में कोई मजा ना आए तो आप लोग बताओ, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो सेलेक्टेड होते हैं, आप लोगों को पता है, तो वो अपना इंटरेस्ट है उनका पढ़ाने में, तो इसलिए पढ़ा रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं जो बहुत अच्छी अच्छी जगह पढ़ा रहे हैं, तो वो भी कुछ टीचर यहाँ पर हैं, तो ऐसे मत उनके नाम मत पूछो, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग बेसिकली कुछ रीज़न होगा नहीं बताए जा रहे, जो बता रहे हैं उनसे देखो, बस आप लोग कंटेंट और फोकस देखो, आप लोग के पास में शेड्यूल आ जाया करेगा पूरा 1 हफ्ते का, तो आप लोग क्लास एंजॉय करो, ठीक है। टीचर के नाम में क्या रखा है ये देखो कि टीचर पढ़ा कैसे रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को एंजॉय करते हुए चलो, और जब टाइम आएगा नाम बताने का, नाम ही बताया जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो एंजॉय करते रहो क्लास को, उसमें कोई डाउट हो तो बताओ, वो दूर किया जाएगा, ओके। दोस्तों, कोविड-19 ने दुनिया बर्बाद कर दी, और कुछ को तो ऐसे बर्बाद कर दिया कि वो आज तक उस चीज़ से उबर नहीं पाए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करूँ कोविड-19 के बारे में, तो बहुत सारे बच्चों को इस तरीके से बर्बाद कर दिया कि उनकी पढ़ने की, समझने की, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की जो स्किल है वो भी खत्म होती हुई यहाँ पर नजर आई। बहुत ही प्यारा शानदार आर्टिकल लिखा गया है डाउन टू अर्थ के द्वारा। वर्ल्ड बैंक की एक यहाँ पर स्टडी है जिसके बारे में यहाँ पर ये जिक्र कर रहे हैं। ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है जीएस पेपर 2 में जो खासकर रिपोर्ट वाला सेक्शन होता है उसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। इसमें मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि कोविड-19 का इम्पैक्ट क्या रहा बेसिकली एजुकेशन के ऊपर, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है यहाँ पर। खासकर आप लोगों से डिबेट डिस्कशन के अंदर भी कई बार बोलते हैं ना कि यार अच्छा यार एक ना कोरोना आया था, उसने ना जिंदगी बर्बाद करके रख दी। हम लोग बोलते तो हैं जिंदगी बर्बाद करके रख दी, पर इन रियलिटी में किस सेंस में हम लोग बोल रहे हैं जिंदगी बर्बाद करके रख दी? एजुकेशन के फील्ड में बर्बाद कर दी, एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में बर्बाद कर दी, या फिर कोई और ऐसा एरिया है कि हाँ बिजनेस नहीं हो पा रहा है, उसके चक्कर में बेसिकली चीजें जो है वो बर्बाद हो गई। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को रेफरेंस जब पता रहेगा तो एक अच्छा डिस्कशन यहाँ पर कहीं ना कहीं सामने निकल कर आता है। तो इसलिए कहते हैं कि रेफरेंस देने वाला इंसान जो है वो ज्यादा प्रोडक्टिव डिस्कशन कर पाता है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बहुत सारे ऐसे रेफरेंस बताता हुआ चलूंगा जिसके साथ में आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे कि आखिर हुआ क्या है रिसेंटली। अभी अगर आप लोगों ने कोविड-19 के टाइम पर देखा होगा तो सारे स्कूल जो हैं वो लगभग बंद हो गए थे। मैक्सिमम लोग जो हैं खासकर स्कूल जो हैं वो भी ऑनलाइन अपनी चीज़ें प्रोवाइड कराने के बारे में सोच रहे थे। जिनके पास में मोबाइल वगैरह था, लैपटॉप वगैरह था, टैबलेट वगैरह था, उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी सुगम रही कि चीज़ें कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी में बनी रही। पर सोचो एक ऐसा बच्चा जो कि किसी रिक्शे वाले का बच्चा है, किसी रेडी वाले का बच्चा है, उसकी ज़िंदगी यहाँ पर टफ हो गई क्योंकि मोबाइल अलग है, दूर बात है, घर में बिजली भी नहीं होती है कई बार। और इसी तरीके से अगर मोबाइल है तो पता चला कि इतना एक तरीके से वो वाला मोबाइल नहीं है जिसमें इंटरनेट चल सके। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिसकी वजह से जिनकी जो है एजुकेशन काफ़ी हद तक यहाँ पर बेकार होती नजर आई। तो एक स्टडी की गई है, ये ऐसा नहीं कि हमारे देश की स्टडी की गई है, ये मैं ऑल ओवर वर्ल्ड की बात यहाँ पर बता रहा हूँ कि एजुकेशन पर कितना ह्यूज इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ा है, उसके ऊपर स्टडी की गई है। सबसे पहली तो बड़ी बात यहां पर ये बोली जा रही है कि जो एक खासकर जो इंपैक्ट देखने को मिल रहा है ये उन देशों पे देखने को मिल रहा है जहां पर बहुत ही गरीब तबका है सोसाइटी का, खासकर डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप कंट्री आप लोग बोल सकते हो। तो वहां पर ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीजें देखने को मिलेगी। और इसमें भी अलग अलग सेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक वो बच्चा है जो कि 0 से लेके 5 साल का बच्चा है, अभी अभी स्कूल में जाना स्टार्ट किया है, बैग टांगना घर वालों ने सिखाया है, जस्ट शौक में भी चल देता है, हालांकि स्कूल में जाने में फिर भी रोता है, वो वाला सेक्शन है। एक सेक्शन ऐसा है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं 6 से लेके 14 साल का जो सेक्शन है। और ये तो इतना इंपॉर्टेंट है, हमारे संविधान के अंदर में जब आप लोग जाओगे तो पार्ट 3 है, और पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट जो है वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। तो इसके अंदर में एक आर्टिकल है 21 आर्टिकल जो कि राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को संशोधन करके इसमें एक आर्टिकल ऐड किया गया जिसको 21A बोलते हैं। और वो 21A आर्टिकल जो है वो 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके उसमें ऐड किया गया 2002 में, ताकि जो बच्चे हैं उनके लिए फंडामेंटल राइट बनाया जा सके आर्टिकल 21 के अंदर में कि उनको एजुकेशन प्रोवाइड करानी ही करानी है।
ये पर्टिकुलर एक ऐसा सेक्शन है जिसके तहत यहाँ पर अगर किसी बच्चे को कोई एडमिशन देने से भी मना करता है तो आप लोग भी वहाँ पर बोल सकते हैं कि इसका फंडामेंटल राइट है, अगर ऐसा करोगे तो जेल में डाल दी जाओगे 1 मिनट के अंदर अंदर में। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि 6 से लेके 14 साल के बच्चे को कोई भी एजुकेशन, वो भी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, ये रोकने से नहीं रोक सकता, मतलब लेने से नहीं रोक सकता। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आप लोग वहाँ पर बता सकते हैं कि ये एक कानून अपराध भी है। तो सोचो कितनी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एजुकेशन। तो इनके ऊपर एक ह्यूज इंपैक्ट देखने को मिला। और एक ऐसा सेक्शन होता है यूथ, जिसको आप लोग बोलते हैं 15 साल से लेके 24 साल के बीच का। अब ये वाला तो बिल्कुल खतरनाक एक ऐसे एरिया में बैठा हुआ होता है कि अगर यहाँ पर एजुकेशन पर इंपैक्ट पड़े तो यहाँ से जिंदगी जो है वो ऊपर नीचे होनी स्टार्ट हो जाती है। सोचो एक ऐसा बच्चा जो कि 21 साल के बाद में एक तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर, मतलब 21 साल की एज क्रॉस कर चुका है और वो यूपीएससी का भी पेपर देने के लिए एप्लीकेबल है, और उस बच्चे की जो है एज जो है 21 साल से बीच के और लेकर 32 साल के बीच में है। और कोई बच्चा ऐसा है 21 साल का है, उसके पास में फिर भी टाइम है। एक बच्चा ऐसा है जो कि 30 साल का हो चुका है। अब यहाँ पर जो इस 30 की एज में जो बच्चा चल रहा है उसके दिल की धड़कनें बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं कि यार पता नहीं क्या होगा, अब की बार अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो अटेम्प्ट खत्म हो रहे हैं, अब कैसे जिंदगी आगे चलेगी, कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, सारे छोटे छोटे एग्जाम चले गए, बड़े बड़े एग्जाम ऐसे हैं कि उसमें लक्का पढ़ना पड़ेगा, उतना कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है, घर वाले टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। ये सारे इशू बच्चों के माइंड में घूमने स्टार्ट हो जाते हैं, सबके माइंड में घूमते हैं यार, हर एक नेचुरल है, सबके दिमाग में ऐसी चीजें आती हैं। तो ये वाला सेक्शन के ऊपर बहुत ही ह्यूज इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है जब कोई पैंडेमिक जैसी चीजें आती हैं। सोचो एक तरीके से 2-2 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आती है तो क्या कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो ये वाला सेक्शन काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आया। और खासकर देखिए, अगर आप लोगों को एक बात बताऊं मैं, कुछ देश ऐसे हैं जो कि काफी डेवलप कंट्री हैं, जहां पर बच्चे जो हैं पढ़ाई के साथ साथ में अपना कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव काम धंधा करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको पार्ट टाइम जॉब बोलते हैं, कि 4-5 हज़ार रुपए मिलना स्टार्ट हो गए, कोई भी छोटा मोटा काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, कोई एक तरीके से कोई ऐसे किसी के कोई एडिटिंग करना स्टार्ट कर दिया, कहीं पीपीटी बनाना स्टार्ट कर दिया, या फिर जो भी मन करता है कहीं पर कुछ और काम करना स्टार्ट कर दिया, जो भी एक तरीके छोटा मोटा कोई काम होता है, तो अपना 5-7 हज़ार रुपए इंसान की जेब में आ जाते हैं, तो अपना खर्चा निकलने लगता है, उसको कॉन्फिडेंस भी रहता है, घर वालों को भी लगता है कि यार हमारे ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है। तो डेवलप कंट्री में ये बच्चों की टेंडेंसी ऑलरेडी स्टार्टिंग से ही डाली जाती है। पर हमारा देश, जैसे हमारा देश है, हमारे देश में सबसे खतरनाक चीज पता है क्या है? वो है माँ बाप का प्यार। जो पेरेंट्स का प्यार होता है ना, वो बच्चे को एंड तक आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर। बेसिकली इवन शादी होने के बाद भी वो पूछते हैं कि अब जिंदगी में आगे क्या करना है, तो यहाँ तक कंडीशन रहती है। तो ये समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं वैसे तो प्यार है माँ बाप का, पर लेकिन इन रियलिटी में कहीं ना कहीं इस तरीके के जो बच्चे होते हैं वो इतने डिपेंडेंट रहते हैं मम्मी पापा के ऊपर कि वो खुद का अपना डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं। तो एक ये ज्यादा खतरनाक चीज देखने को मिलती है। इसीलिए हमारे देश में एक कहावत है कि एक माँ बाप मिलकर 100 बच्चों को पाल लेते हैं, पर 100 बच्चे भी मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाल पा रहे हैं। पर बाहर की कंट्री में ऐसा ही नहीं है, उनको बच्चों को पालने की जरूरत ही नहीं है और माँ बाप अपने आप अपनी जिंदगी पालते रहते हैं। तो कंडीशन क्या है यहाँ पर, हमारी कंट्री में ये सिचुएशन देखने को मिलेगी, बच्चा इतना डिपेंडेंट रहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, घर पे कोई प्रॉब्लम आए, तो बच्चे का वैसे फ्यूचर बर्बाद होने स्टार्ट हो जाता है। पर सोचो बच्चा अपने पैरों पर खड़ा है, कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, तो इसीलिए जब भी कोई ऐसा स्टडी की जाती है तो सबसे ज्यादा दिक्कत वो है डेवलपिंग कंट्री में और अंडर डेवलप जो कि अभी कैटेगरी में है, उनके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। सेम बात बोली गई है इस रिपोर्ट के द्वारा भी, यानी कि जो डेवलप कंट्री है उन पर इतना इंपैक्ट नहीं पड़ा है, पर लेकिन जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्री है उन पर खासा इंपैक्ट यहां पर देखने को मिला है। और कई सारे देश ऐसे थे इसमें जो कि डीरेल्ड हो गए। डीरेल्ड का मतलब क्या होता है, मतलब पटरी से जो है ट्रेन मतलब पटरी से ट्रेन उतर गई, अब मुश्किल से पटरी पर आने वाली है। ये सिचुएशन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसके चलते जो इंपैक्ट देखने को मिला यहां पर, ये मल्टीपल कंट्री के अंदर में बोला गया है कि 34% ऐसे थे जो कि एक तरीके से 34% जो लर्निंग है अर्ली लैंग्वेज में, ठीक है, वो लॉस्ट हो चुकी है, यानी कि एक तरीके से जो उनकी एक सीखने का प्रोसीजर था वो खत्म हो चुका है। 29 ये 34% तो ये देखने को मिलेगा आप लोगों को। 29 के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मैथमेटिक्स की जो स्किल है, जो पहले पेंडेमिक से थी उसके बाद में उनकी बर्बाद हो चुकी है, उन पे अब जोड़ गुना घटा भाग भी नहीं आ रहे। ये कंडीशन देखने को मिल रही है। इसी के साथ में जो खतरनाक चीज जो इससे भी ज्यादा मुझे लग रही है कि प्री पेंडेमिक जो लोग एडमिशन ले रहे थे, खासकर बच्चे, अब वो एडमिशन भी नहीं ले रहे हैं। बहुत सारे बच्चे उस लेवल पर एडमिशन ही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारों के तो पेरेंट्स की डेथ हो गई। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसमें घर की कंडीशन ऐसी नहीं है कि उनको पढ़ाया जा सके, कि उनको ये लग रहा है कि इससे अच्छा थोड़ा बहुत कमाएगा ही तो घर में थोड़ा सा सहारा मिला रहेगा, ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। और बहुत सारे एरिया में ऐसा भी देखने को मिला कि फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आ रही है यहाँ पर। तो कई जगह पर यहाँ पर प्रॉपर स्कीम भी नहीं चलाई गई उस टाइम पर भी, बाद में आप लोगों को देखने को मिला। तो फूड इनसिक्योरिटी भी एक रीजन है कि इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारा इंपैक्ट देखने को मिला। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी की सारी बातें जो है वो रिपोर्ट में बता रही है।
एक इम्पैक्ट जो हुआ करता है ग्लोबल एजुकेशन पे नॉर्मली देखने को मिल रहा था कि अगर बात करेंगे 25 फैब, फिर आगे यहाँ पर मार्च आ गया, पर लेकिन जब लॉकडाउन लगता है दुनिया भर के अंदर में मार्च के महीने में, तब 1.38 बिलियन के करीब बच्चे जो हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से बोलो कि एक पिंजरे में फंस गए। वो किसी भी तरीके की एजुकेशन लेने के लिए उनके पास में कोई ज़्यादा ऑप्शन बचा नहीं। तो ये सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिली, और ये सिचुएशन ऐसा नहीं हमारे देश में थी, ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिल रही है ब्राज़ील में, सेम सिचुएशन इथियोपिया में, मैक्सिको में, पाकिस्तान में, साउथ अफ्रीका में, वियतनाम में। तो टोटल मिलाकर ये बोला जा रहा है कि 25% के करीब जो भी यूथ थे यहाँ पर, वो ना तो एजुकेशन में थे, ना ही एम्प्लॉयमेंट में थे, और ना ही किसी ट्रेनिंग में थे। यानी कि एक तरीके से ना तो उनके पास में कोई एजुकेशन थी, ना ही उनके पास में कोई रोजगार था, और ना ही उनके पास में कोई किसी तरीके की ट्रेनिंग थी। ये सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिली। इसी के साथ में यहाँ पर जो कुछ कमा रहे थे, अगर बात करें पहले जो थोड़ा बहुत कमा रहे थे, उनकी अर्निंग जो है एक तरीके से घट गई। मान लीजिए कोई 15% के करीब कुछ कमा रहे हैं यहाँ पर, वो घटकर जो है 12% आ गई। 20 के साथ में जब कंपेयर किया 21 में यहाँ पर, यानी कि उनकी अर्निंग भी घट गई, क्योंकि लोगों के पास में कुछ बचा ही नहीं इस तरीके से। तो ये समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, इवन मैंने आप लोगों को बताया था कोविड-19 का इंपैक्ट क्या था। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों की चाइल्ड मैरिज भी यहाँ पर देखने को मिली, खासकर लड़कियों की, कि चलो बच्चों की शादी कर देते हैं, एक बर्डन कम हो जाएगा यहाँ पर। तो लो एंड मिडिल इनकम कंट्री में यहाँ पर ये चीज देखने को मिली कि जो कमाने वाले थे, कई सारों की यहाँ पर डेथ भी हो गई, और 10% के करीब यहां पर लोगों ने अपनी एनुअल अर्निंग लूज कर दी। मान लीजिए कोई यहां पर 10,000 रुपए कमा रहा था, तो अब फिलहाल आकर वो जो है वो 9,000 के करीब आप लोगों को कमाता हुआ नजर आ रहा था। ये सिचुएशन यहां पर देखने को मिली। और ग्लोबली यहां पर जो एक तरीके से जो रिस्क देखने को मिला, एक तरीके से 21 के करीब ट्रिलियन यहां पर लाइफ टाइम अर्निंग लोगों की खत्म होगी। यानी कि 21 ट्रिलियन अगर मोटे मोटे तौर पर मैं आप लोगों को बताऊं यहां पर, तो आप लोग बोल सकते हैं कि यूएसए की जो जीडीपी है वो 23 ट्रिलियन है। तो उसके इक्विवेलेंट लोगों ने अपनी अर्निंग खत्म कर दी कोविड-19 के टाइम पर। यानी कि जो भी किसी तरीके से रोजी रोटी कमा रहा था, कोई ठेला रेडी लगा रहा था, कोई डे बाय डे में काम कर रहा था, कोई जोमेटो के थ्रू काम कर रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई किसी न किसी तरीके से जो डे बाय डे की जो धाड़ी में लगा हुआ था, उनकी सबकी जो है वो कहानी खराब होती यहां पर नजर आई। तो इतना ह्यूज इंपैक्ट यहां पर इसका देखने को मिला। इसी के साथ में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल मिलाकर आप लोगों को 17 देखने को मिलते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है एजुकेशन वाला एरिया कि 4 नंबर पर इसको रखा जाता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर। लेकिन एक टर्म आप लोग यहां पर याद रखेगा, जो कि आप लोगों को खासकर पता भी होनी चाहिए, उसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है? नॉर्मली अगर साधारण शब्दों में बोला जाए तो एक ऐसा इंसान जिसको एक अच्छी हेल्थ हो, जिसके पास में एक अच्छी एजुकेशन हो, और वो अर्निंग करना स्टार्ट कर दे, तो अब कैपिटल बन गया। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है कि ऐसा इन्वेस्टमेंट जिससे आप लोग फ्यूचर में पैसा कमा सके। किसी मशीन को लेकर आ गए आप लोग, उससे आप लोगों ने पैसा बनाना स्टार्ट कर दिया। वो नहीं जूस निकालने की मशीन लेकर आए, जूस लगाया, अपना बेचना स्टार्ट किया, ये तो अपना आप पी रहे हैं तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। उससे बेचना स्टार्ट कर दे तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया। लैपटॉप अपने आप यूज कर रहे हैं तो आप लोगों का खुद का पर्सनल यूज हो गया। उससे कैफे खोल दिया तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया। तो ये एक तरीके से ऐसा इन्वेस्टमेंट करना जिससे कैपिटल जनरेट होने लगे। तो जब ह्यूमन भी ऐसा ह्यूमन बन जाता है जो कि कैपिटल जनरेट करने लगे, यानी कि अर्निंग करने लगे, उसको ह्यूमन कैपिटल बोल देते हैं। उसके अंदर में नॉलेज होती है, उसके अंदर में एबिलिटी होती है, उसके अंदर में स्किल होती है, उसके अंदर में एजुकेशन होती है, उसके अंदर में ट्रेनिंग होती है, उसके अंदर में एक्सपीरियंस होता है, जजमेंट होता है, विजडम होती है, क्रिएटिविटी होती है। एक तरीके से यहाँ पर दोनों क्रिएटिविटी हो गई, मतलब ज़्यादा ही क्रिएटिविटी होती है तो क्रिएटिविटी का स्क्वायर हो गया यहाँ पर। तो कहने का मतलब सीधा सीधा यहाँ पर ये हो गया कि उस इंसान के अंदर में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? अब वो एक इंसान नहीं रहा है, वो क्या बन गया? वो पुरुष नहीं रहा है, क्या बन गया? वो महापुरुष बन गया मतलब कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर बच्चा जो है अब वो पढ़ने के बाद में कोई डॉक्टर बन गया है, कोई इंजीनियर बन गया है, कोई लॉयर बन गया है, कोई जज बन गया है, कोई आईएएस बन गया है, कोई आईपीएस बन गया है, कोई पायलट बन गया, कोई मिलिट्री में कोई भी किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे चला गया, आर्मी में, ठीक है, कोई लेफ्टिनेंट बन गया, मतलब जिस भी पोस्ट में जा रहा है अब वो क्या हो गया? वो एक ऐसा इंसान हो गया कि पकड़ो अब इसकी शादी कर दो। क्यों? क्योंकि अब उसको जो मिल चुकी है तो ह्यूमन कैपिटल बन गया। तो इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस बन गया इंसान, अब ह्यूमन कैपिटल बन चुका है। तो वो क्या कर रहा है? अब कैपिटल जनरेट कर रहा है। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जो घर वालों ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया था, अब घर वालों का इन्वेस्टमेंट जो है वो रिटर्न देने लगा है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो मोटे मोटे तौर पर। तो यहां पर जो ये लोगों का जो कैपिटल बनना था, वो कैपिटल बनने का प्रोसीजर ही रुक गया, कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा बोल सकते हो। यानी कि जो कोविड-19 में यहां पर जो इंपैक्ट पड़ा, जिसकी वजह से ह्यूमन जो है वो ह्यूमन कैपिटल बनने वाला था, वो ह्यूमन कैपिटल बनने का प्रोसीजर ही रुक गया।
और तो दूर की बात है यहाँ पर आप लोग ये समझ सकते हैं कि इसकी वजह से इतनी बुरी कंडीशन देखने को मिली कि इंसान की जो है वो हेल्थ बेकार होना स्टार्ट हो गई। लोग जो है हेल्थ केयर को लेकर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर फेस कर रहे थे, ठीक है। इसकी वजह से आज के डेट में अगर बात करें बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए, खासकर बच्चों के ऊपर में, कि घर में अर्निंग हो रही नहीं है, जो पिताश्री हैं वो फ्रस्ट्रेट हैं, तो गुस्सा कहाँ पर निकलेगा, बच्चों पर निकलेगा। तो ऐसे भी बच्चों के खिलाफ बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिली। जो यूथ थे जिसकी मैंने बताया आप लोगों को अर्निंग काफी ज्यादा कम हो गई और बहुत सारे ऐसे चैलेंज देखने को मिले, वो एक नेचुरल प्रोसीजर यहाँ पर देखने को मिला ही मिला। तो यानी कि अब यहाँ पर क्या किया जाए, सोचो अगर यहां पर जो इंसान जॉब कर रहा था उसकी जॉब चलेगी। आप लोगों को मैंने एक बार एक आर्टिकल डिस्कस किया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर देश के अंदर में जाओगे तो जम्मू एंड कश्मीर में जब आर्टिकल 370 जो है वहां से हटाया गया, बेसिकली हटाया किया गया, उसको मॉडिफाई किया गया, तो उस टाइम पर वहां पर बहुत लंबे समय तक जो है हमारी कंट्री में एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए आर्मी के द्वारा वहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि इंटरनेट की सर्विस जो है वो बंद रखी, और इतनी लंबे समय तक बंद रही कि दुनिया में सबसे ज्यादा लंबे समय तक इंटरनेट की सर्विस कहीं बंद होने का अगर किसी को ख्याति मिली तो वो इंडिया के अंदर उसकी उपाधि मिली। पर लेकिन कंडीशन क्या थी, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना भी जरूरी है, पर उस सिक्योरिटी के चक्कर में उस पर्टिकुलर एरिया की जो IT इंडस्ट्री थी, यानी कि वो इंडस्ट्री जो कि इंटरनेट पे काम कर रही थी, वो बिल्कुल खत्म हो गई। तो लाखों जो युवक उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम कर रहे थे वो तो पढ़े लिखे थे। ऐसा कहते नहीं पढ़े लिखों को जॉब नहीं पढ़े लिखों को तो जॉब मिल ही जाती है, बिना पढ़े लिखों को नहीं मिलती। वो पढ़े लिखे होते हुए भी उनकी जो है वो जॉब वहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है कि वो नहीं मिल पाई, वहां पर उनको कहीं और जाकर कुछ ना कुछ काम धंधा खोजना पड़ गया। तो कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है जो कि सिक्योरिटी भी जरूरी है, अगर सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कराएंगे तो और दिक्कतें देखने को मिलेगी, और पड़ोसी तो बैठे इसी चक्कर में है कि कुछ ना कुछ मौका मिले और वहां पर जाकर कुछ पटाखे पटकाए जाए, तो ये देखने को मिलेगा। तो सिचुएशन यही है, और फिर वही बोलेंगे कि तुम अगर पटाखे पटवाओगे हमारे घर में तो हमको तो फिर नहीं डायलॉग मारते हैं उसमें शाहरुख खान कि हमको तो स्वागत के लिए आना ही पड़ेगा, तो फिर हमारी आर्मी स्वागत के लिए आती है इनके, तो वो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। पर लेकिन इनडायरेक्ट वे में देखा है तो पढ़े लिखे इंसान जो ह्यूमन कैपिटल थे उनकी भी कैपिटल करने की क्षमता जो है वो यहाँ पर घटती हुई नजर आई। यही सेम इंपैक्ट आप लोगों को कोविड-19 का पूरी दुनिया में देखने को मिला। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जब बोल रहे थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में गोल में कि गरीबी मिट जाएगी दुनिया भर में से, 2030 तक का गरीबी मिटा देंगे, बहुत सारे ऐसे टारगेट थे, एजुकेशन को अचीव कर लेंगे, वो सारे धरे के धरे रखे रह गए। इवन आप लोगों को बता दूं एजुकेशन तो एक नेक्स्ट लेवल की बात होगी। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ऐसी सिचुएशन देखने को मिली कि इन लोगों को एक एक डोज तक नहीं मिल पाया प्रॉपर दवाई का। हम कहते हैं ना कि डबल डोज लगवा लिया, आप लोगों ने सबने डबल डोज लगवाया होगा ना, मैंने भी डबल डोज लगवाया, बूस्टर डोज वगैरह मुझे नहीं मिला, ना मैंने लगवाया और ना ही मैक्सिमम आप लोगों ने भी लगवाया होगा। किसी ने बूस्टर डोज लिया बताइएगा जरा। तो सिचुएशन क्या है, सिचुएशन है कि इनको सिंगल डोज भी नहीं मिला यहाँ पर, तो वैक्सीनेशन नहीं मिल रही है, कोई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट नहीं मिला यहाँ पर, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई यहाँ पर, कुछ भूखे के शिकार यहाँ पर है काफी लार्ज स्केल पर। तो यहाँ पर जो यूथ है वो बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है यहाँ पर दुनिया भर में। ये कौन सा एरिया है, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मैक्सिमम प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में जब ज्यादातर अगर रिसोर्सेज कहीं पर पाए जा रहे हैं तो वहीं पर पाए जा रहे हैं, और रिसोर्सेज निकालने के लिए इनके पास में इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये कई सारी ऐसी चीजें यहां पर निकल कर आ रही है जिसके ऊपर हम लोगों को काम करना जरूरी है, बात करना जरूरी है। तो ये रिपोर्ट ही बता रही है कि अब इन्वेस्टमेंट आप लोगों को बढ़ाना पड़ेगा, एजुकेशन के फील्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, ह्यूमन कैपिटल में सोशल सिक्योरिटी स्कीम चलानी पड़ेगी, तब जाकर चीजें जो है वो यहां से रिकवर करती हुई नजर आएंगी और तब जाकर आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि अगर इंपैक्ट पूछा जाए, और यहां पर नहीं ऐसे ही इंपैक्ट पूछा जाएगा आप लोगों से एक दूसरा भी क्वेश्चन बन सकता है किसी दूसरे सेक्शन में इंपैक्ट के बारे में। तो ऐसा नहीं कि इसी के इंपैक्ट के बारे में, वुमेन पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, एग्रीकल्चर पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में क्या इंपैक्ट पड़ा, और भी बहुत सारे ऐसे एरिया पड़ जाते हैं कि किस किस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा कोविड-19 का, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कॉमन सेंस का क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, मतलब दिल छूने वाला क्वेश्चन। आप लोग अटेम्प्ट करो, इसका आंसर आप लोग दे पाओगे अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे। जितना पढ़ा है उसी में दिमाग लगा सकते हो, कॉमन सेंस लगानी है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है, जो कॉन्सेप्ट है उसको कौन सा प्रोसीजर जो है वो बेटर एक्सप्लेन कर रहा है कि ह्यूमन कैपिटल है। पहली स्टेटमेंट में बोला गया है कि इंडिविजुअल ऑफ द कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल, यानी कि उसके पास में ज्यादा पूंजी आ जाए तो उसको ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है क्या? इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल लेवल एंड द कैपेबिलिटी ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, ये है ह्यूमन कैपिटल, दूसरी स्टेटमेंट। ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट बोला गया कि एक्यूमुलेशन ऑफ द टेंजेबल वेल्थ, तो यहां पर बोला गया। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बोला गया एक्यूमुलेट ऑफ द इनटेंजेबल वेल्थ,
तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? आप लोग बोल सकते हैं मैंने ह्यूमन कैपिटल क्या बताया, अगर आप लोगों के पास में नॉलेज बढ़े, अगर आप लोगों के पास में स्किल बढ़े, तो ये इसके बारे में मैंने बात की है। तो यानी कि नॉलेज, स्किल, कैपेसिटी, दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी किसमें नहीं है? दूसरी तीसरे इसमें नहीं है, चौथे में, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, पहली स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि मोर कैपिटल के बारे में मैंने बात की है, कहीं पे नहीं की है, तो इसका मतलब ये भी आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। अब ये दो आंसर डिसाइड करेंगे यहां पर, मतलब तीसरा तो हो ही गया खत्म, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब यहां पर डिसाइड करेगा इंटेंजिबल। आप लोग क्या मतलब है? आप लोगों को कोई स्किल आ गई, जैसे आप लोगों को पढ़ाना आ गया, आप लोग एक डॉक्टर हो, आप लोगों को मरीज देखना आ गया, आप लोग एक वकील हो, आप लोग केस लड़ना आ गया। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि चोर घर में आएगा, सब कुछ चुरा कर ले जाएगा, पर लेकिन आप लोगों की नॉलेज नहीं चुराएगा। तो नॉलेज क्या है? इंटेंजिबल है, उसको कोई टच नहीं कर सकता। ठीक है, उसको कोई छू भी नहीं सकता। तो ये ऐसी नॉलेज है, ये एक वेल्थ है आप लोगों के पास में। अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं, अगर आप लोग स्किल हैं, आप लोग कहीं भी जाकर अपना जो है अर्निंग कर सकते हैं, अपना पेट भर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं इंटेंजिबल वेल्थ। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया सी। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछे जाते हैं, है कि नहीं? तो कोई डाउट था इसमें? तो ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में ऑलरेडी 2018 में प्यारा सा क्वेश्चन बना था यहां से। ठीक है, 2020 में यहां पर यूपीएससी के द्वारा एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया आंसर राइटिंग के लिए। हालांकि उस टाइम पर इतने आर्टिकल डिस्कस किए थे, बहुत सारे बच्चों ने अच्छे से इसको अटेम्प्ट भी किया। कोविड-19 महामारी ने भारत में आप लोगों को देखने को मिलेगा इनइक्वलिटीज बढ़ा दी। ठीक है, असमानताएं बढ़ा दी यहां पर अलग अलग क्लास के अंदर में, और पोवर्टी बढ़ा दी। तो इसके ऊपर कमेंट करने के लिए बोला था 2020 में जो क्वेश्चन आया यहां पर। तो सोचो यहां पर एजुकेशन में अलग से पूछा जा सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इस तरीके के टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बताना, कोई डाउट हो, कोई इस तरीके से कोई समस्या हो तो बताना। और आप लोगों को ये बताना है कि एजुकेशन जो है हमारे संविधान के अंदर में जब हम लोग जाते हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, तो एजुकेशन कहां पर आता है, ये आप लोगों को बताना है। प्यारा सा क्वेश्चन है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जब मैंने बताया आप लोगों से, तो उसके बारे में बताया था, तो आप लोगों को आइडिया होगा। तो बताइए कि कौन इसका सही आंसर देगा, देखता हूं। ठीक है, और फीडबैक जरूर देना। अगर पसंद आया या फिर पसंद नहीं आया तो लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं। 1 सेकंड लगती है। ठीक है, नो चार्ज, ये चार्जेबल नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में बता दिया करो, ये फीडबैक का तरीका है। ठीक है दोस्तों, एक छोटी सी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना 1 मिनट के लिए। आज की डेट में अगर कोई आप लोगों से पूछे कि आप लोग गरीब हैं या फिर अमीर हैं, उसका आंकड़ा आप लोग कैसे लगाओगे, तो ये बेसिकली मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। कई सारे बच्चे जो हैं वो मेल कर रहे हैं कि सर हम लोग गरीब हैं, कि हमको भी जो है 50% जो है वो डिस्काउंट दे दो। तो इसके चलते यहाँ पर मुझे लगा कि यार क्या किया जाए इसके लिए, गरीबी कैसे नापी जाए, क्योंकि आईफोन से मैसेज आ रहा है और बोल रहे हैं कि सर हम गरीब हैं, लिखा हुआ था ना कई बार कि सेंडेड बाय आईफोन। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर फिर कस्टमर केयर के साथ में जो है गाली गलौज कर रहे हैं कि दूसरे कोचिंग से आ रहे हैं, उनको 50% दे रहे हैं, हम गरीब हैं, हमको दे नहीं रहे हैं। तो ये मुझे मतलब सोचा इसके ऊपर, मैंने कहा क्या किया जाए, टीम से बात की, तो फिर सोल्यूशन जो निकल के आ रहा है वो मुझे लगा कि ये सही रहेगा। कोई इंसान गरीब कैसे है इसका पता कैसे चलेगा, तो वो पता चलेगा गवर्नमेंट के द्वारा एक बीपीएल कार्ड दिए थे। ठीक है, जिसको बोलते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग गरीब हैं, तो सरकार का ये कार्ड दिखाइए आप लोग कि हाँ रियलिटी में जो है कंडीशन ऐसी नहीं है कि जो फीस पे कर सके। हालांकि फीस इतनी है नहीं, अगर आप लोग कंपेयर करोगे और क्वालिटी देखोगे आप लोग, तो आप लोग को पता चलेगा। चलो फिर भी मैंने कहा चलो जिसको लग रहा है कि ऐसा कुछ है, तो उसको 50% डिस्काउंट दिया जाएगा, जो सरकार के द्वारा बीपीएल कार्ड लाकर दिखाया जाएगा। ठीक है, बीपीएल कार्ड दिखाना, आप लोग 50% डिस्काउंट दिया जाएगा कि बिलो पॉवर्टी लाइन की कैटेगरी में आप लोग आ रखे हैं, और सरकार जो है आप लोगों को ये कार्ड दे रखी है। ठीक है, तो जो मैंने 3 कैटेगरी बोला था कि जो डिस्काउंट के लिए मैंने 3 कैटेगरी आप लोगों के लिए यहाँ पर बनाई थी, उसमें चौथी कैटेगरी जो है वो बीपीएल की ऐड कर रहा हूँ आज, कि जिसको लगता है कि रियलिटी में जो एक तरीके से कंडीशन खराब हो रखी है, तो बीपीएल की कैटेगरी यहाँ पर आप लोगों के लिए ऐड की जा रही है। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं काम चल रहा है, तो आप लोगों को 50% डिस्काउंट दिया जाएगा। और ये जो है आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ पर शेयर करने पड़ेंगे। यहाँ पर आप लोगों को व्हाट्सएप बेसिकली कनेक्ट दिखेगा, तो वहाँ पर अपना आधार कार्ड, इसी के साथ में बीपीएल कार्ड सेंड करना, और तब यहाँ पर आप लोगों को जो है ये पर्टिकुलर डिस्काउंट आप लोग अवेल कर सकते हो। इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं लगी मुझे कि यहाँ पर डिफाइन किया जाए कि गरीब है, क्योंकि आईफोन से मैसेज करने वाला इंसान गरीब है तो मैं उससे ज़्यादा गरीब हूँ। ठीक है, तो ये यार कोई मतलब नहीं होता इस तरीके की फालतू की बातें बोलने का। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अगर देखो, मैंने बोला था कि यहाँ पर जो चीज़ें बोलूँगा वो प्रोवाइड कराऊंगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी कहीं और एडमिशन ले रखे थे, वो एडमिशन ले रहे हैं, और मतलब अचंभा तो तब होता है कि जब 2-2 लाख की कोचिंग में एडमिशन लेके और फिर यहाँ पर आकर जो है एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मैंने पहले बोला था कि एक अलग ही मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी भी देती है। मैंने कहा वहाँ पे बंदे आ रहे हैं तो थोड़ा सा चीज़ों को अच्छे से लेकर आना चाहिए। इसलिए आप लोग देखना, जो भी क्लासेस चल रही हैं उनकी क्वालिटी देखना। ठीक है, आज साइंस एंड टेक का लेक्चर आएगा 9 बजे, लेवल देखना किस तरीके से वो लेक्चर बनाया गया है।
तो आप लोगों को हर तरीके से सिस्टमेटिक वे में चीज़ें लेकर चली जाएगी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा यहाँ पर, जो फाउंडेशन कोर्स में जुड़ रहे हैं प्लीज़ रिक्वेस्ट है यार, सी सेट का कोर्स जो है वो अलग से मत लो। मतलब ये ऐसी चीज़ होती है कि जो कि एक तरीके से ना जो टाली जा सकती है। आप लोग इस कोर्स को लेते हो फिर सबका रिफंड करना पड़ता है कि आप तो सी सेट में ऑलरेडी हो। पॉइंट नंबर 2 एक छोटा सा जो मुझे जरूर शेयर करना है, अगर ईपीएफओ के कोर्स में आप लोग जुड़ गए हो और आप लोग यूपीएससी लेना चाहते हैं तो आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि यूपीएससी के कोर्स में जुड़ गए हो तो फिर आप लोग बैक जाके कह रहे हो कि सिर्फ ईपीएफओ का भी दे दो। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से जो है वो टेक्निकली यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता। यहाँ से एक्सेस दिया जा सकता है पर वहाँ पे उल्टा कूपन कोड नहीं लगेगा वो। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए यार, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। और एक छोटी सी बात और बोलो, जो कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर ईपीएफओ के कोर्स का जो एक वैलिडिटी है उसको एक्सटेंड कर दो, तो ये वैलिडिटी एक्सटेंड की जा रही है 2 महीने के लिए और, क्योंकि कई सारे बच्चे जो हैं वो एसएससी का पेपर दे रहे हैं, ठीक है, जो ईपीएफओ का ही छोटा भाई बहन होता है। तो इसके चलते बहुत सारे मैसेज और मेल आ रहे थे, तो मैंने कहा क्या किया जाए, तो फिर इसको एक्सटेंड किया जा रहा है। तो आप लोग उन सारे लेक्चर्स को एंजॉय कर सकते हैं जो कि आप लोगों ने एंजॉय किए हैं, और वो सारे फ्री हो जाएंगे अगर यूपीएससी कोर्स में भी आप लोग जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर, तो आप लोग इनको एंजॉय कीजिए। और सारी पीडीएफ आप लोग की प्रोवाइड करा दी गई है ईपीएफओ के अंदर। सिलेबस जो है लगभग आप लोगों का कंप्लीट हो रखा है। मेरे लेक्चर बच्चे हैं वो चल ही रहे हैं, आप लोग के एक एक दो उनको देखते रहो। बाकी सारे टीचर जो है वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो उनको आप लोग एंजॉय करते रहो अच्छे से, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें, आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आ गई। ध्यान रखना बीपीएल कार्ड यहाँ पर बोला है, इसके अलावा कोई और कंडीशन मत बोलना आकर, ठीक है, क्योंकि फिर यार बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ओके, तो चलिए इसको एंजॉय करते रहो, फिर भी कोई डाउट हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। दोस्तों ये जो आर्टिकल है जीएस पेपर 2 के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है उसके साथ में यहाँ पर आप लोग इसके बारे में बातें कर सकते हैं। हमारे देश का जो बजट प्रस्तुत किया गया था, उस बजट के अंदर में यहाँ पर एक काफी बड़ा मुद्दा उठाया गया कि जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी हैं, मतलब वो सोसाइटी जो कि एग्रीकल्चर में क्रेडिट यानी कि लोन देने का काम करती हैं, उनको डिजिटल फॉर्म में लेकर आया जाए, यानी कि कंप्यूटराइजेशन करना चाहिए उनका। तो उसके ऊपर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की यहाँ पर बात की गई थी। तो 2,500 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए गए 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को डिजिटलाइज करने के लिए नेक्स्ट 5 ईयर में। तो पहला मुद्दा यहाँ पर जो आप लोगों के माइंड में आना चाहिए वो आना चाहिए कि यहाँ पर इससे फायदा क्या होगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है कि इससे क्या रहेगा, अगर सारी चीजें डिजिटल फॉर्म में है तो कोई भी कभी भी कहीं से भी उसको चेक कर सकता है। तो ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, यानी कि पारदर्शिता आप लोगों के सामने रहती है, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही रहती है यहाँ पर क्या क्या चीजें चल रही है। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से जब इतनी सारी चीजें अब सबके सामने रहेंगी, प्रोडक्टिविटी रहेगी, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, हमारे देश में सबसे ज्यादा जॉब देने वाला जो सेक्टर है, जो खासकर अगर प्राइमरी सेक्टर के बारे में बात करूं, सबसे ज्यादा जॉब देने वाला सेक्टर हमारे देश में है एग्रीकल्चर, यानी कि सबसे ज्यादा लोग जो है हमारे देश में एग्रीकल्चर में कनेक्टेड है। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कनेक्टेड किस सेक्टर के साथ में है, वो है टेक्सटाइल सेक्टर, यानी कि कपड़ा उद्योग जो है वो दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा जॉब देने वाला सेक्टर है हमारे देश के अंदर में। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं जो टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर सेक्टर अगर सही तरीके से अगर परफॉर्म यहाँ पर करते हैं तो कितना बेहतरीन तरीके से लोगों को जो है रोजगार मिलता है, उनकी रोजी रोटी चलती है। तो इसलिए यहाँ पर इसके बारे में अगर कोई भी आप लोगों से डिस्कशन किया जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो जाता है यहाँ पर टॉपिक का। तो एम क्या है यहाँ पर, अगर कोई ऐसा हम लोग नया इनिशिएटिव लेकर आते हैं तो सबसे पहले तो यही है कि कैसे अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर रहनी है। दूसरा, जो डाइवर्स बिजनेस हैं उनको सही से हम लोग टैकल कर पाएंगे अगर इसके बारे में बेसिकली हम लोगों को पता रहेगा, गवर्नमेंट के पास में अगर इससे रिलेटेड डेटा रहेगा। अगर डेटा ही नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आज की डेट में, सब कुछ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, यानी कि गवर्नमेंट से सीधा यहाँ पर उस इंसान के अकाउंट में जाता है जिसको इसकी जरूरत है। एक टाइम ऐसा हुआ करता था, खुद हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके द्वारा बोला गया कि ऊपर से अगर 100 पैसे चलते हैं तो ग्राउंड लेवल पर ओनली 16 पैसे पहुंचते हैं, यानी कि 84 जो पैसे हैं यहाँ पर वो बिचौलिया बेसिकली डकार मार जाते हैं उनका। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत बड़ा करप्शन हमारे देश में देखने को मिलता था। तो जब से डिजिटल मीडियम बीच में आया है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं करप्शन जो है वो काफी हद तक घटता हुआ नजर आया है। तो एक तो ये है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहाँ कहाँ पर कैसे हो रहा है, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, यानी कि जो इंटरेस्ट में जो छूट दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी यहाँ पर सही से चीजें समझ में आ पाएंगे। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आप लोग देखते हैं, या फिर फर्टिलाइजर और सीड से रिलेटेड जो इनपुट दिए जाते हैं, तो अगर इनके ऊपर फोकस हम लोग देंगे तो लगभग 13 करोड़ जो फार्मर है तो यहाँ पर उनको बहुत बड़ा फायदा इससे होने वाला है।
यानी कि एक जो बिल्कुल ग्राउंड तबका है किसानों का, उसके ऊपर इंपैक्ट डालने की कोशिश यहां पर की जा रही है सरकार के द्वारा कि डायरेक्ट उसको फायदा यहां पर देखने को मिले। तो इसलिए यहां पर ये फोकस किया जाएगा और इसीलिए बजट में भी इसके बारे में यहां पर डिस्कशन सामने निकल कर आया है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला था कि ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ ऐसी बातें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए और जहां से आप लोग के माइंड में और ज्यादा क्लैरिटी लेकर आएंगे यहां पर ये पर्टिकुलर टॉपिक। जब मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में आप लोगों से यहां पर बात कर रहा हूं तो यहां पर कुछ चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेंगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे देश में 3 टायर सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और नीचे आएंगे तो आप लोगों को पंचायती राज सिस्टम, या फिर आप लोग बोल सकते हैं नॉर्मली यहां पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। बेसिकली मैं बोलूंगा, थोड़ा सा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं ताकि आप लोग समझ पाएंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं यहां पर पहले सेंट्रल गवर्नमेंट आ गया, फिर स्टेट गवर्नमेंट आ गया और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल की अथॉरिटी यहां पर देखने को मिलती है। ऐसे हम लोग बात करते हैं पहले पंचायत लेवल आ गया, फिर ब्लॉक लेवल आ गया और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। तो डिस्ट्रिक्ट जो है ये आप लोगों को यहां पर एक कॉमन एरिया आप लोगों को यहां पर नजर आएगा, यानी कि ऊपर वाली हायरार्की में सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट है और नीचे वाली हायरार्की में सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पोस्ट होती है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, यानी कि जिसको आप लोग IAS बोलते हैं। तो इसीलिए उसको इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि वो एक कनेक्टिंग लिंक यहां पर हो जाता है बेसिकली इन दोनों के बीच में, अगर आप लोग ढंग से देखोगे तो। अभी यहां पर जब मैं आप लोगों से प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के बारे में यहां पर बात कर रहा हूं तो उसका भी पैटर्न कुछ ऐसा ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। मान लीजिए आज की डेट में किसानों को क्रॉप लोन चाहिए, तो क्रॉप लोन जो है वो अगर बात करें 7% का आप लोगों को नॉर्मली अगर देखने को मिलता है, तो यहां पर 3% की छूट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दी, यानी कि कितने का पड़ गया, अब ये क्रॉप लोन जो है वो 4% का पड़ गया। इसमें से 2% की जो छूट है वो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट ने दे दी, तो कितने का पड़ गया, ये 2% का पड़ गया। तो टोटल किसानों के खाते में अब यहां पर जो भी एक तरीके से उनको यहां पर इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, तो 2% ओनली यहां पर करना पड़ेगा। तो एक तरीके की छूट हो गई सेंट्रल के लेवल पर भी और स्टेट के लेवल पर भी। तो ऐसा ये एक सिस्टम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे कि अगर बात करें सबसे पहले आप लोगों को मैंने बात की कि विलेज लेवल पर कोऑपरेटिव सोसाइटी आप लोगों को देखने को मिलती है। विलेज लेवल पर जो यहां पर जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं जो 3 टायर जो कोऑपरेटिव सिस्टम है उसका एक काफी बड़ा पोर्शन देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल बेस में है, यानी कि ग्राउंड में यहां पर नजर आ रहा है। उसके ऊपर जब आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को यहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल का आप लोगों को यहां पर सिस्टम देखने को मिलेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी में। फिर ऊपर जाएंगे तो स्टेट लेवल का देखने को मिलेगा और फिर ऊपर जाएंगे तो सेंट्रल लेवल का सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जो प्राइमरी एग्रीकल्चर जो क्रेडिट सोसाइटी है वो ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है। उसके अंदर में मल्टीपल जो आप लोगों को एक बोल सकते हैं विलेज के अंदर में कई सारी मल्टीपल ऐसी सोसाइटी भी आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। तो मान लीजिए किसी किसान को फर्टिलाइजर चाहिए, सीड चाहिए, तो यहां पर ये सोसाइटी उस तरीके से काम करती है। तो सोचो इन सोसाइटी के अंदर में अगर डिजिटल फॉर्मेट में हम लोग चीजें प्रोवाइड कराने लगे तो कितना ज्यादा बेनिफिट जो है वो ग्राउंड लेवल पर देखने को मिलने वाला है। तो इसलिए यहां पर बोला गया कि हाँ यार ये बहुत अच्छी हैं, इनको हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। ये तो मैंने आप लोगों को बेसिक चीजें बता दी। अब मैं कुछ आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं जो शायद ही किसी आर्टिकल में आप लोगों को देखने को मिलती है और वहां से क्वेश्चन भी आप लोगों के बड़ी फ्रीक्वेंटली आते हैं। दोस्तों जो मैं शब्द बार बार यूज कर रहा हूं यहां पर सोसाइटी, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर हम लोग बात करते हैं यहां पर इस तरीके की सोसाइटीज के बारे में, ये आज की डेट में हमारे संविधान में आप लोगों को इनके बारे में लिखा हुआ मिल जाएगा, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो चुकी है। क्या ओरिजिनली हमारे संविधान में थी? नहीं, याद रखिएगा 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमारे संविधान में किया गया था 2011 के अंदर में। जब ये संविधान में संशोधन किया गया तो उस टाइम पर ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है संविधान में इनके बारे में एडिशन देखने को मिला, इनकी चीजें ऐड की गई। और कहां कहां ऐड की गई है मैं आप लोगों को बता देता हूं। फंडामेंटल राइट के अंदर में ऐड किया गया और इसी के साथ में डीपी जो एसपी के अंदर में ऐड किया गया, यानी कि एक तो आप लोगों के मौलिक अधिकार हो गए और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दोनों में इनको ऐड किया गया है, यानी कि पार्ट 3 में भी ऐड किया गया और इसी के साथ में पार्ट 4 में भी संविधान के अंदर में इसको ऐड किया गया है। और इसी के साथ में अगर आप लोग बात करेंगे यहां पर जो आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा, नेक्स्ट जो एडिशन आप लोगों को यहां पर नजर आएगा तो वो किया गया यहां पर पार्ट 9 के अंदर में भी यहां पर इसका एडिशन किया गया है। पार्ट 9 में क्या एडिशन किया गया है मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, पहले इन दोनों को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले पार्ट 3 के बारे में मैं आप लोगों से बात करता हूं। पार्ट 3 में जब आप लोग जाएंगे तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसके अंदर में आर्टिकल 19 है।
आर्टिकल 19 के 1 के जो सी में आप लोगों को कोऑपरेटिव सोसाइटी देखने को मिल जाएगा कि आप लोगों का अधिकार है कि आप लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो बना सकते हैं। ये आप लोगों का अधिकार मिला है, तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रोटेक्ट करेगा। तो वो प्रोटेक्शन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है कहां से, कि डीपीएसपी में यहां पर बात की गई है कि कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है वो यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कराए। तो आर्टिकल 43 के बी में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक आप लोगों को डीपीएसपी देखने को मिलती है। उसमें आर्टिकल 43 का जो बी है उसके अंदर में आप लोगों को यहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी किस तरीके से फंक्शन करती है, किस तरीके से प्रोफेशनल मैनेजमेंट होना चाहिए, वो सारी बातें आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाती हैं। अब ये क्या है यहां पर पार्ट फिर 9 में क्या है, जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि पार्ट 9 के अंदर में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है, ये है पंचायती राज सिस्टम। पार्ट यहां पर 9 का जो ए है उसके अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा म्युनिसिपैलिटी। इसी तरीके से यहां पर पार्ट जो 9 का बी है उसके अंदर में आप लोगों को देखने को मिलता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव्स के नाम से यहां पर रखा हुआ है, यानी कि जैसे आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पीसीएम बोलते हैं, ऐसे यहां पर पीएमसी आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि यहां पर पंचायती राज सिस्टम, म्युनिसिपैलिटी और कोऑपरेटिव, इनको यहां पर पार्ट 9A पार्ट 9B के अंदर में यहां पर इनका एडिशन किया गया है। और इसी के साथ में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बनता है जो कि स्टैटिक पोर्शन का ही क्वेश्चन है और डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में बन जाता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं ये किस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर में रखी हुई हैं। संविधान के अंदर में जब आप लोग जाओगे तो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी 3 लिस्ट हैं। एक को यूनियन लिस्ट बोलते हैं, दूसरे को स्टेट लिस्ट बोलते हैं और तीसरे को कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती सूची बोलते हैं, यानी कि केंद्र की सूची, राज्य की सूची और समवर्ती सूची। तो इसके अंदर में जो यहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो स्टेट लिस्ट के अंदर में यहां पर मेंशन है। और स्टेट लिस्ट के अंदर में जो एंट्री नंबर 32 है उसमें 32वीं एंट्री में आप लोगों यहां पर ये लिखी हुई है। तो ये 32वें एंट्री में लिखी हुई है, इसीलिए जब यहां पर कोऑपरेटिव के लेवल पर एक मिनिस्ट्री बनाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि आज की डेट में किस मिनिस्टर के अंडर में है ये आप लोगों को बताना है। तो सारे स्टेट जो है वो बोलने लगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हमारे अधिकार को लेना चाह रही है, इसलिए यहां पर ऐसी मिनिस्ट्री जो है वो लेकर आ रही है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा था कि ये फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है यानी कि संघवाद का जो ढांचा है ये उसको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। इस तरीके के आरोप कई सारे राज्यों के द्वारा, कई सारे स्टेट्स के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट पर लगाए गए। पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल रही थी कि भाई साहब हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये इसलिए बनाकर लेकर आ रहे हैं ताकि जितनी भी अलग अलग राज्य की कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनके बीच में एक तरीके का एक सिंक्रोनस वे में उनको चलाया जा सके, उनके बीच में एक अच्छी व्यवस्था बनाई जा सके। तो हम इस कोऑपरेटिव सिस्टम को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। तो ये बातें यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बोली गई। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट सही बोल रही है, स्टेट गवर्नमेंट सही बोल रही है, तो इसके बारे में आप लोग बता सकते हैं। वैसे अगर आप लोग यहां पर समझेंगे तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट सही बोल रही है। जिस तरीके की वो स्कीम्स लेकर आ रही है वो इस सिस्टम को और ज्यादा सुदृढ़, अच्छा और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश कर रही है, जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो करंट के साथ में जब आप लोग स्टैटिक का मर्जर इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो तो इसको कहते हैं सही तरीके से चीजों की पढ़ाई करना। तो ये आप लोगों का एक अच्छा रिजल्ट लेकर आती है। अभी स्टेटस के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जैसे कि कुछ कई सारी बातें आप लोग देखते हैं क्रेडिट सोसाइटी के बारे में, तो अलग अलग तरीके की सोसाइटीज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। एक पूरा सिस्टम है हमारे देश में इस पर्टिकुलर सोसाइटी का स्ट्रक्चर, जैसे कि कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के बारे में हम लोग बात करते हैं यहां पर। तो यहां पर अर्बन लेवल पर, रूरल एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगी शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर की, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर की देखने को मिलेगी। स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्राइमरी जो एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जिसके बारे में भी आप लोगों से बात की। और इसके अंदर में फिर आप लोग आओगे तो स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक और इसी के साथ में प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। तो ये ढांचा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। अगर बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर दिसंबर 27 2022 में नंबर ऑफ जो प्राइमरी एग्रीकल्चर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, क्रेडिट सोसाइटी है बेसिकली यहां पर, ठीक है, तो उसके बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ये 1 लाख से भी ऊपर आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही थी, ठीक है। तो यहां पर इनमें से जो प्रॉफिटेबल थी वो ओनली 47,000 थी। तो मुद्दा ये निकल कर आया, जब इतनी सारी सोसाइटी है और यहां पर अगर वो ढंग से काम नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं उनके अंदर में बहुत ज्यादा करप्शन देखने को मिल रहा है। तो एक बहुत बड़ा करप्शन यहां से निकल कर आ रहा है कि अगर हम लोग उन सोसाइटीज को, सोचो आप लोग यहां पर डिजिटल फॉर्म में अगर ला देते हैं
तो कितना ज्यादा फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक एक मुद्दा यहाँ से निकल कर आया कि ऐसा कुछ किया जाए तो सॉल्यूशन आप लोगों के सामने निकलता हुआ नजर आएगा। इससे ज्यादा लोगों को क्रेडिट का एक्सेस मिल जाएगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसी के साथ में अच्छे से सर्विस लोगों को मिल पाएगी, सेविंग की कल्चर बढ़ेगी यहाँ पर, और एक डिसिप्लिन भी यहाँ पर बना रहेगा। यानी कि ये इसके फायदे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो सारे मैंने अभी आप लोगों को बताए जब यहाँ पर क्रेडिट सोसाइटी के बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो अगर लिखने के लिए आ जाए तो सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये सिग्निफिकेंस आप लोग यहाँ पर इसके लिख सकते हैं। वैसे अगर बात करूं, इसके साथ में कई सारे इश्यूज हैं, कई सारी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, जैसे कि इसके पास में प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं रहते हैं। यानी कि एक ढांचा तो बना दिया, पर लेकिन जैसे मैंने आप लोगों से कई बार डिस्कस किया है, पार्लियामेंट्री जब सिस्टम के बारे में मैंने डिस्कस किया था उस टाइम पर, जब मैंने बोला था कि पार्लियामेंट जैसे काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट पर, वही पैटर्न हम लोग चाह रहे हैं कि पंचायत काम करे कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर। तो पंचायत अगर ग्राउंड लेवल पर काम करेगी तो उसको पैसा भी चाहिएगा, उसके पास में पैसा आता है, ऊपर से यहाँ पर उसको पैसा मिलता नहीं है, तो वो दम तोड़ती ही नजर आएगी। तो कई बार इनके पास में रिसोर्सेज नहीं होते हैं, ठीक है, और प्रॉपर चीजों को ये कवर भी नहीं कर पाते हैं जब रिसोर्सेज नहीं होंगे। और इसी के पास में कई बार एनपीए बन जाती हैं चीजें। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि पैसा चला तो गया पर लेकिन रिटर्न नहीं आ रहा है। तो जब पैसा चला गया रिटर्न नहीं आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन ने तो यार बैंक को डुबा दिया, ये तो फिर भी क्रेडिट सोसाइटी है, इनकी क्या हालत होगी आप लोग यहां से समझ सकते हैं। यानी कि जो दिक्कतें हैं उनके ऊपर भी काम करना जरूरी है। अगर वहां का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो फिर ये जो चीजें हैं ये दम तोड़ती हुई यहां पर नजर आएगी। तो इस तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में गवर्नमेंट चाह रही है कि डिजिटल फॉर्म में चीजें सामने निकल कर आए और इनके थ्रू एक सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां पर। ये इसकी इंपॉर्टेंस आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड देखिए, 2014 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, बोला गया कि इन द विलेज इटसेल्फ नो फॉर्म ऑफ द क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन विल बी सुटेबल एक्सेप्ट द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो खुद यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर कि ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट जो सर्वे है उसके थ्रू अगर बात करें तो डिस्कस किया जा रहा है कि स्टेटमेंट जो बैकग्राउंड में अगर देखेंगे तो एग्रीकल्चर फाइनेंस के बारे में बात करते हैं, इसी के साथ में इसके सामने क्या क्या चैलेंजेस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं उसके बारे में, और कैसे यहां पर चीजों को आगे लेकर चल सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाया जा सके। तो एक बड़ा ही बेहतरीन सा बड़ा सा ताजा मोटा ताजा क्वेश्चन यहां पर सामने लेकर आई खुद यूपीएससी, कि पहले तो पढ़ते पढ़ते ही स्टूडेंट ये सोचे कि क्या है। तो ये सारी चीजें जो मैं आप लोगों को बताई हैं ये इसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर पाएंगे, और फिर भी कंफ्यूजन है तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। इससे प्रीलिम्स के अंदर भी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन है, आप लोग इसको वीडियो को पॉज कर एक बार पढ़ो, फिर मैं आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। वीडियो पॉज कर ले करो जब बोलता हूं तो, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ जब मैं इसको एक्सप्लेन करूं। बात की जा रही है यहां पर इन टर्म्स ऑफ द शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको जब हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि कम समय के लिए यहां पर जब क्रेडिट दी जाती है, तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी वो जो है वो मोर क्रेडिट देती है, इनके ज्यादा क्रेडिट देती है यहां पर इस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर सेक्टर में, अगर कंपेयर करते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक या फिर रीजनल रूरल बैंक के कंपेयर में। ये स्टेटमेंट को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन कितना देता है, ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो है प्रोवाइड कराने का कि फंड टू द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ये इसका बेसिक फंक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। जब दोनों स्टेटमेंट आप लोगों को पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं सही लगती है कि हाँ यार दोनों बातें सही बोल रखी है, पर लेकिन जब एक्सप्लेन करूंगा तो आप लोग जो है बिल्कुल समझोगे कि गलत बात बोल रखी है। तो ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर क्या है ये आप लोग को बताना है। अभी मैं आप लोगों को पैटर्न बता देता हूं कि 3 टायर कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में मैंने आप लोगों से बात की है। 3 टायर में पहले नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगी बेसिकली जो एक तरीके से सबसे नीचे आएंगे तो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी, फिर है यहाँ पर सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, और फिर आप लोगों को देखने को मिलेगी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये सिस्टम आप लोगों के सामने यहाँ पर नजर आता है। तो ये जो 3 टायर सिस्टम आप लोगों के सामने यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, इस 3 टायर सिस्टम में जब हम लोग क्रेडिट फ्लो के बारे में बात करते हैं तो एग्रीकल्चर ऑफ द रूरल कोऑपरेटिव्स जो है वो ओनली आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर कि लगभग 12% के करीब अपना जो है फंड यहाँ पर प्रोवाइड करा पाती हैं, कंपेयर टू जो शेड्यूल कमर्शियल जो बैंक है यहाँ पर वो 76% के करीब देते हैं, और रीजनल रूरल बैंक जो है वो लगभग 11% के करीब देते हैं, 11-12 के करीब ही आप लोग बोल सकते हो। यानी कि कहने का मतलब ये कि जो यहाँ पर बोला गया ना कि एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक, तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर पैसा देते हैं, लगभग 76%। रीजनल रूरल बैंक जो है वो आप लोगों को लगभग 12%,
और यहाँ पर ये जो बात की जा रही है डिस्ट्रिक्ट जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में, ये लगभग 12.1 और 2% के करीब यहाँ पर देते हैं। तो ये इस तरीके से स्टेटमेंट देकर कल को पूछ ले सबसे ज्यादा कौन देता है, उससे कम कौन देता है, उससे कम कौन देता है, तो तभी भी ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट गलत हो गई, तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर इसका बी हो गया, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बैंकिंग सिस्टम के बारे में अगर थोड़ी सी भी कॉमन सेंस इंसान जो रखता है तो वो इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में सही करके आएगा। बात क्या की जा रही है, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी के द्वारा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में, और बोला गया कि करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है। बोला गया कि दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द लोकल बोर्ड सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप लोग बैंकिंग सिस्टम का अगर बी भी जानते हैं तो आप लोग तुरंत बोल दोगे कि ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है मतलब यानी कि किसी भी बैंक के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो उसको रेगुलेट किया जाता है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। पहली स्टेटमेंट अगर इनकरेक्ट आप लोग कर देते हैं, कुछ आगे सोचने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस आप लोगों के सामने है और आंसर जो है वो बी हो गया, यानी कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा, कई सारे क्वेश्चन आप लोग सही होते हुए नजर आएंगे अगर ढंग से इस्तेमाल करोगे बेसिकली कॉमन सेंस। क्वेश्चन डायरेक्ट डिस्कस किया मैंने कि एम क्या है डिजिटलाइजेशन पीएसी, जो यहां पर इसके बारे में आप लोगों से मैंने अभी डिस्कस किया, तो क्या था ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। इसी के साथ में डाइवर्सिफाई करने की बात की जा रही है कि सिस्टम को ज्यादा एक्टिविटी हो, और इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है पीएससी बिकम द नोडल सेंटर, ताकि वेरियस जो यहां पर सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा सके। ये सारी की सारी स्टेटमेंट मैंने डिस्कस किया आप लोगों से, तो कौन सी करेक्ट है। ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया डी। तो ये सारी की सारी बातें मैंने आप लोगों से यहां पर डिस्कस की, तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा सकता है और बजट में भी मेंशन किया गया, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है। एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यहां पर बात की जा रही है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के बारे में। बोला गया कि ये जो सोसाइटी है दीज आर विलेज लेवल सोसाइटी, जो क्रेडिट सोसाइटी है, और ये सर्व करती है लास्ट लिंक इन द 3 टायर कोऑपरेटिव सोसाइटी में, यानी कि ग्राउंड लेवल पर यही सर्विस देने का काम करती है। पीएससी जो है वो इन्वॉल्व होती है शॉर्ट टर्म लैंडिंग में, इनके शॉर्ट टर्म लोन दिए जाते हैं। इसी के साथ में फर्स्ट पीएससी जो है वो फॉर्म की गई थी बिफोर इंडिपेंडेंस, आजादी के पहले, और बोला गया कि ये हेडेड की जाती है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के द्वारा स्टेट लेवल में। और पीएससी जो है ये एक तरीके से बोला जा रहा है कि बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ 1 विलेज 1 पीएससी, ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। क्या है सही आंसर, ओनली 1 स्टेटमेंट, ओनली 3 स्टेटमेंट, ओनली 4 स्टेटमेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोगों के हिसाब से सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी ये बताना है, तो देखता हूं कौन आंसर देता है। सही आंसर क्या है, सही आंसर यहां पर सी, यानी कि 4 स्टेटमेंट करेक्ट है और एक गलत है। क्यों, क्योंकि एक विलेज में मल्टीपल पीएससी हो सकती हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों को कंफ्यूजन में डालने के लिए। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो प्राइमरी क्रेडिट एग्रीकल्चर सोसाइटी के बारे में अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि एक ही रहेगी यहां पर, तो यानी कि मल्टीपल रह सकती है, और ये स्टेटमेंट आप लोगों को यहां पर याद भी रखनी है। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी एक विलेज में एक से ज्यादा हो सकती है। सबसे पहली जब बनाई गई थी 1904 में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है, जो कि आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। तो ऐसी स्टेटमेंट देकर आप लोगों से चीजें पूछ ली जाती हैं। तो यहां पर 2 तो यूपीएससी क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां पर अटेम्प्ट करवा दिए, और 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम किए गए थे वो अटेम्प्ट करा दिए, एक आंसर राइटिंग का भी क्वेश्चन हो गया। अब ये टॉपिक मैंने आप लोगों को बेसिक भी बता दिया संविधान का, जो कि कहीं देखने को नहीं मिलता है, तो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन स्टैटिक भी हो गई। अब इसके अंदर में ना होने में भी 4 टॉपिक कवर हो गए, तो उनको अलग अलग तोड़कर भी मैं करा सकता था कि हाँ ये 4 टॉपिक हो गए, और वैसे अगर देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि 4 टॉपिक आप लोगों के कवर हो चुके हैं, अलग अलग करंट स्टैटिक क्वेश्चन और ये प्रैक्टिस, और इसी के साथ में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर भी जो मैंने दे रखा है। इस तरीके से तैयार करो, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, और हमेशा जिंदगी में हर लेवल पर आप लोग सक्सेस पाते हुए नजर आओगे। तो बताना कोई डाउट हो, फीडबैक जरूर देना, फिर उसको सुधारा जाएगा। ओके, डाउन टू अर्थ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है जब यहाँ पर ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में फ्लड के बारे में, या यहाँ पर ग्लेशियर के बारे में, लेक्स के बारे में, पोल्यूशन के बारे में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखे जाते हैं। और फिर यहाँ से वो आर्टिकल उठकर कई बार आर्टिकल आप लोगों को अलग अलग न्यूज़पेपर में भी रेफरेंस मिलता हुआ उनका नजर आता है। अभी हिमालयन जो रीजन है यहाँ पर बोला जा रहा है कि 3 मिलियन यानी कि 30 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जो कि आज के डेट में जिनकी जान खतरे में पड़ सकती है ग्लेशियल लेक फ्लड की वजह से। आप लोगों में एक बार एक पिक्चर दिखाऊंगा जिससे आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। ये आप लोग यहां पर देखिए कोने में, थोड़ा सा इसको दिखाता हूं, 1 मिनट। अब आप लोग देख पा रहे होंगे,
जब ग्लेशियर कहीं पर फटते हैं और ग्लेशियर में से जो बेसिकली लेक निकल कर चलती है तो बहुत बुरी कंडीशन यहाँ पर क्रिएट कर देती है। आप लोगों को बहुत सारी सिचुएशन जो है वो खराब होती है यहाँ पर नजर आती है। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जैसे जैसे आज की डेट में टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, उसकी वजह से बहुत सारे ग्लेशियर जो हैं वो पिघल रहे हैं। और ये जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये ग्लेशियर पिघल पिघल कर जो टूट टूट कर गिर रहे हैं, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम जो है आज की डेट में देखने को मिल रही है। तो बोला यह जा रहा है कि जिस लेवल पर ये ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसी एक स्टडी सामने निकल कर यहाँ पर आई है, तो उसी के बारे में मैं आप लोगों से बातें करने वाला हूं। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है जीएस पेपर 3 का जो इन्वायरमेंट वाला सेक्शन है, क्लाइमेट चेंज की कैटेगरी में भी आप लोग यहाँ पर इसको काउंट कर सकते हैं। और याद रखिएगा यहाँ पर रिसेंटली एक नई स्टडी सामने निकल कर आई है जिसका नाम है यहाँ पर बेसिकली ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। तो ये बात बोली गई है जिससे बोला गया कि लगभग यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं आज की डेट में इसकी कैटेगरी में आकर जो है दिक्कत में यहाँ पर आ सकते हैं, यानी कि लाखों लोग जो हैं यहाँ पर आज की डेट में इसका शिकार बन सकते हैं। ये स्टडी यहाँ पर निकल कर आती है। अभी मैं आप लोगों को पहले एक बार बता दूं इसके बारे में कि ये हमारे देश के बारे में नहीं है। पहले तो आप लोगों के माइंड में मैं यही क्लियर कर दूं, जिसको लग रहा है कि हमारे देश के बारे में बात की जा रही है, नहीं, ये ओनली हमारे देश के बारे में बात नहीं कर रही है। ये ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां जहां पर भी ये दिक्कत देखने को मिल सकती है उन सब एरिया को यहां पर इनके द्वारा बताने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले तो जो ये नई स्टडी है यहाँ पर, इस स्टडी में ये बताया गया कि ये थ्रेटन कर सकती है मिलियंस ऑफ लोगों को, गोल्फ जिसके GLF ग्लोफ बेसिकली बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर, यानी कि ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। तो यहाँ पर इसकी वजह से दोनों एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा, एशिया के अंदर भी और इसी के साथ में अफ्रीका के अंदर भी, दोनों जगह यहाँ पर काफी सारे लोगों की जान जो है वो दिक्कत में पड़ सकती है। ग्लोबली तो बोला गया कि लगभग 9.3 मिलियन के करीब यहाँ पर लोग जो है वो दिक्कत में पड़ सकते हैं। 9.3 मिलियन का मतलब है कि 93 लाख लोग, यानी कि आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि लगभग 1 करोड़ से कुछ कम लोग आप लोगों को यहाँ पर इस दिक्कत में पड़ते हुए नजर आएंगे। ये जो लोग हैं कई सारे तो ऐसे हैं जहां पर भी ग्लेशियर लेक का आउटबर्स्ट होने को मिल सकता है, उससे लगभग 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर यहां पर देखने को मिल रहे हैं। यानी कि जब भी कोई ऐसी लेक आएगी ये उनको बहाकर ले जाएगी। बहुत सारे ऐसे एरिया आप लोगों को इंडिया के अंदर में, पाकिस्तान के अंदर में, इसी के साथ में पेरू के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर चाइना के अंदर में भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां जहां पर भी दिक्कत यहाँ पर आ सकती है उसके बारे में यहाँ पर बातें बताई गई हैं। अभी अगर पाकिस्तान का डेटा मैं आप लोगों के सामने रखूं, पाकिस्तान की इतनी बुरी कंडीशन है आज की डेट में जिसकी कुछ हद नहीं है। एक मैंने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की थी, उसमें एक बच्चा लिख रहा था कि सर बिल्कुल सही कह रहे हो कि पाकिस्तान में आज के डेट में आप लोगों को पता है हमारे देश के अंदर में इतने सारे मंदिर और गुरुद्वारा हैं जिनके अंदर में बहुत सारे लोगों को खाना खिलाया जाता है, और पाकिस्तान के अंदर में दुनिया भर के मंदिर और जो गुरुद्वारा हैं वो तोड़े गए हैं। अगर वो भी वहाँ पर अवेलेबल होते तो बहुत सारे पाकिस्तान में जो लोग हैं भूखे न मरते। ये बातें थी बेसिकली उस पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर में। तो ये कंडीशन है आज के डेट में देख सकते हो कितने सारे लोग पाकिस्तान में भूखे मर रहे हैं, और खुद पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रो पड़े दुनिया के सामने आकर कि मेरे से पता नहीं कहाँ कहाँ अंगूठे लगवाए जा रहे हैं आज की डेट में मुझे पैसा देने के लिए, देश को डूबने से बचाने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं कि आप लोग टैक्स बढ़ाओगे, उसके साथ में जो भी पैसा आप लोगों को दिया जा रहा है फ्लड के टाइम पर उसका एनालिसिस आप लोगों को बताना है कि कहाँ कहाँ पर आपका पैसा जा रहा है, क्योंकि पैसा आता तो जो है सारा पर लेकिन करप्शन के भेंट चढ़ जाता है। तो पैसा उस इंसान के पास में जाना चाहिए जो उसका ढंग से यूटिलाइजेशन करे। पाकिस्तान में बोला जा रहा है कि 1.2 मिलियन यानी कि 12 लाख लोग ऐसे हैं जो कि इसकी भेंट चढ़ सकते हैं। इसी के साथ में पेरू के बारे में अगर बात करें, पेरू के अंदर में लगभग 0.9 मिलियन के करीब आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ कम नहीं है, तो एक तरीके से समझ सकते हैं। इसी के साथ में बोलिविया में 0.1 मिलियन के करीब आप लोगों को लोग देखने को मिलेंगे। तो अलग अलग रीजन में ये डेटा बताया गया कि हिमालयन रीजन में अगर मैं बातें करूँ तो 25 के करीब ऐसी ग्लेशियर लेक आप लोगों को देखने को मिल सकती है, वाटर बॉडीज, जो कि यहाँ पर दिक्कत में आज के डेट में नजर आ रही है, क्योंकि पानी जिस तरीके से यहाँ पर बर्फ जो है पिघलता हुआ पानी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। और अब की बार बताया जा रहा है कि गर्मी जो है और ज्यादा भयानक यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। 40% के करीब इंक्रीज देखने को मिल रहा है इन रीजन में जहां पर नॉर्मली बर्फ हमेशा बना रहता था, अभी वहां पर 40% के करीब आप लोगों को पानी यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसी ऐसी स्टडी यहां पर बताई जा रही है, और इसका उदाहरण जीता जागता अभी आप लोगों ने रिसेंटली देखा, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड के अंदर में आप लोगों ने अभी रिसेंटली इसके उदाहरण देखे, चमोली डिस्ट्रिक्ट में 2021 के अंदर में कैसी फ्लैश फ्लड अभी यहां पर देखने को मिली थी। कई सारी ऐसी स्टडी यहां पर निकल कर आ रही है। तो ये जो रिपोर्ट है यहां पर जो कि GLOF यानी कि ग्लोबल ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ये बता रही है कि वो इसी फिनोमिनन का एक पार्ट है जो उत्तराखंड के अंदर में यहां पर देखने को मिला।
तो सडन कुछ ऐसा पानी निकल कर आएगा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा, बहुत ही रैपिड इवेंट होगा, सडन होगा, बहुत ही रैपिड होगा, रातों ही रातों बेसिकली उस एरिया को बहाकर ले जाएगा, यहाँ पर कोई उसके बारे में सोच भी नहीं सकता है। और इसकी वजह से यहाँ पर जो भी पानी जो डिस्चार्ज होगा, बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये बातें यहाँ पर बताई जा रही है। उस एरिया में आप लोगों को यहाँ पर एक तरीके से इरोजन देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिट्टियाँ कट के वहाँ पर जा सकती है, पानी का प्रेशर जो है काफ़ी हाई देखने को मिलेगा। एवलांच यानी कि जो एक तरीके से ना बर्फ जो है वो पिघलकर जो सड़क खिसकता खिसकता नीचे आता है, वो कंडीशन अगर उस एरिया में अर्थक्वेक आ जाए तो वो डिजास्टर क्रिएट कर सकता है बहुत ही बड़ा, और मैसिव डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को यहाँ पर वाटर का देखने को मिलेगा ये इन पर्टिकुलर एरिया के अंदर में। मतलब कहने का ये है कि ये आने वाले टाइम में एक बहुत ही बड़ा एक डिजास्टर की तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं अगर इसके ऊपर काम नहीं किया गया। तो ये जरूरी है लोगों को इसके बारे में अवेयर कराना, क्योंकि थोड़ा सा लोग अगर अवेयर रहेंगे तो दिक्कतें देखने को नहीं मिलेगी। जो एक पर्टिकुलर ग्लेशियर होता है और उसमें से जो लेक बनती है कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सोचो कि यहाँ पर जो बड़े बड़े पहाड़ हैं जिन पर बर्फ जो है पिघला पड़ा है, वो बेसिकली लदा पड़ा है, पिघल कर एकदम आने लगे तो उस एरिया में अगर कोई बस्ती होगी तो उसको बहाकर जरा सी देर में, मिनटों में वो खत्म करके ले जाएगा। ये बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। हमारी कंट्री के अंदर में बात करें, अगर कोई भी डिजास्टर आता है, जैसे तुर्की के अंदर में, सीरिया के अंदर में जैसे ही वहां पर अर्थक्वेक आया था, हमारे देश की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम वहां पर सपोर्ट करने के लिए पहुंच गई। एक ऑपरेशन भी उनके द्वारा चलाया गया। बताइए उस ऑपरेशन का नाम क्या था। इसी के बेस पर हमारे देश के अंदर में भी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइन है कि कल को चलकर अगर ग्लेशियल ब्रस्ट होता है तो उसको कैसे टैकल करना है, ठीक है। तो उसके लिए यहां पर बात की जा रही है। तो सबसे पहला तो पॉइंट ये बोला गया कि आप लोग को आइडेंटिफाई करना है कि कहां कहां पर ऐसी साइट्स हो सकती हैं, ऐसी हरकतें देखने को मिल सकती हैं। फिर अगर कहीं पर ऐसी चीज देखने को मिल सकती है तो यूनिफॉर्म कोड फॉर डिस्ट्रक्ट, जो यहाँ पर कोई भी ऐसी डिस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है उसको एक यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए कि ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। ट्रेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है लोकल लोगों को, क्योंकि जब तक हेल्प पहुंचती है तब तक वहां पर लोकल लोगों को ही उसके साथ में लड़ना है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर किया जाए तो एक अच्छा सोल्यूशन यहां पर निकल सकता है। कॉम्प्रिहेंसिव अलार्मिंग सिस्टम होना चाहिए, ताकि जैसे नहीं आप लोगों ने मूवी देखी होगी जो बेसिकली बाहुबली में जो पिंडारी अटैक करते हैं तो सब सोए रहते हैं, तो वहां पर जाकर वो घंटा रहता है उसको सब बजाते हैं तो सब उठकर आ जाते हैं कि हाँ अलार्म बज गया, भाई साहब कुछ गड़बड़ हो रही है, तो वाली सिचुएशन है। तो सबको पता चल जाए कि ऐसा कुछ हो रहा है और तुरंत सब खड़े हो जाएं। इसी के साथ में यहाँ पर चैनल करना है पोटेंशियल जो भी है फ्लड को, कैसे आप लोगों को इस्तेमाल करना है। इनहेंस करना है अर्ली वार्निंग सिस्टम, अगर पता चला पहले से ही बता दे कि भाई साहब 2-4 दिन में ऐसा कुछ होने वाला है, अपना बिस्तर ठंडा बोरी जो है बांध कर रखना, भागना पड़ सकता है। तो लोग जो है अपने जो भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होंगे उनको पहले से ही रखेंगे और कुछ तो वहां से पहले से ही शिफ्ट हो जाएंगे कि त्रासदी आए उससे पहले निकल लो। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाला जो फंडा है वो भी अच्छे से इंप्लीमेंट यहां पर किया जा सकता है। तो ये बेसिक यार वो चीज है जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर पता रहेगा तो आप लोग समझ पाओगे, और समझ पाओगे तो अच्छे से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे और फिर आंसर भी दे पाओगे और लिख भी पाओगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। चलिए देखता हूं कितने अच्छे से आप लोगों ने आर्टिकल सुने हैं। आर्टिकल कंप्लीट तब मानिए जब आप लोग क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम हो पाए, ठीक है। चलिए देखते हैं। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के बारे में बात की जा रही है। बोला जा रहा है कि एक टाइप ऑफ कैटास्ट्रोफिक जो फ्लड है यहाँ पर, इनके विनाशकारी बाढ़ है जो कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है व्हेन द डैम कंटेनिंग ए ग्लेशियल लेक फॉल रिलीज करता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। नेक्स्ट यहाँ पर ये टिपिकली कॉज्ड होता है रैपिड मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर, पिघलते हैं और उसकी वजह से यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को निकलती हुई नजर आती हैं, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है ये बताना है, 1, 2, बोथ या फिर नन। तो आंसर क्या है? सारी की सारी बातें बताई हैं आप लोगों को, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है पर इनकरेक्ट पूछी गई है, तो इसलिए आंसर यहां पर डी हो गया, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग रखिएगा और जो जो भी बातें बताई हैं हिंदी और इंग्लिश में सारी की सारी चीजें आप लोगों को नोट्स की फॉर्म में मिल जाती है, तो टेंशन न को लेने का, ठीक है। तो इस तरीके से तैयारी करो कि कंफ्यूजन न रहे। तो हो गया माइंड में क्लियर? कोई डाउट हो तो बताना। ये जो पर्टिकुलर न्यूज है ये आप लोग को पॉलिटी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं थोड़ा सा। वैसे मेन जो न्यूज रहेगी वो गवर्नेंस की आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। अभी बात करूंगा आप लोगों से यहाँ पर। आप लोगों ने सुना घर में बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो बेसिकली पूरे घर को चलाते हैं। अगर बुजुर्ग लोग जो हैं वो एक तरीके से घर में नहीं होते हैं तो ये लगता है कि घर पे से एक साया हट गया है, तो वाली चीज़ देखने को मिलती है। ये चीज़ें मैंने भी पर्सनली फील की जब मेरे दादाजी हमारे बीच में से गए, तो उस टाइम पर तो देखिए कई बार हम सोचते हैं ना कि दादाजी है घर में, हम लोग देखते भी नहीं है, ठीक है अपना मजे में है, खेलने चले गए, स्कूल में चले गए, अपना बास आ गए, एक तरीके से चलती रहती है, ठीक है घर में एक इंसान बैठे हुए हैं, ठीक है। पर लेकिन जब वो चले जाते हैं ना और वो सीट खाली हो जाती है तब पता चलती है उस इंसान की इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पर इसी पर्टिकुलर मुद्दे को मैं क्यों बता रहा हूँ, बात करूंगा यहाँ पर एल्डर मैन के बारे में।
एल्डर मैन जो है बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ एल्डर मैन राइट टू वोट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एल्डर मैन कहाँ से आ गए, ये क्या है, इनके बारे में तो यार सुना ही नहीं, तो यही आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बारे में फिर आप लोगों को चीज़ें मैं बताऊंगा थोड़ी सी, ठीक है। अभी यहाँ पर मुद्दा क्या है, पहले आप लोग ये समझिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में यहाँ पर बेसिकली ये बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान एल्डर मैन को अलाउ नहीं करता है कि उसको राइट टू वोट दिया जा सके जो मीटिंग होती है म्यूनसिपैलिटी की। आप लोगों को पता है हमारे संविधान में संशोधन करके 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके म्यूनसिपैलिटी और इसी के साथ में सॉरी पंचायती राज सिस्टम और इसी के साथ में म्यूनसिपैलिटी लाएगी। यानी कि 73वां संविधान में संशोधन था पंचायत बनाने का, 74वां संविधान में संशोधन था म्यूनसिपैलिटी बनाने का। तो ये जो म्यूनसिपैलिटी यहाँ पर बनाई गई है जो कि आप लोगों को सिटी के लेवल पर देखने को मिलती है, इसमें एक एल्डर मैन होता है। तो एल्डर मैन जो होता है उसको वोट डालने का अधिकार नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है। आखिर क्यों नहीं है और एल्डर मैन होता क्या है, पहले आप लोग ये समझिए। एल्डर मैन जो होता है वो एक मेंबर होता है सिटी काउंसिल या फिर म्यूनसिपल बॉडी के अंदर में, जो यहाँ पर एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन कि हाँ ये पर्टिकुलर एरिया में क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी एल्डर मेंबर यहाँ पर लेता है। और अकॉर्डिंग टू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 एलजी, इसी के साथ में ऑफ नेशनल कैपिटल दिल्ली नॉमिनेट कर सकता है 10 इंडिविजुअल अबव द एज ऑफ 25 यहाँ पर एज ए इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर इसलिए बेसिकली यहाँ पर ये बात बोली गई कि क्योंकि मैक्सिमम ये सारी कहाँ से निकल कर आ रही है, चीजें नॉमिनेशन से निकल कर आ रही है, तो ऐसे इंसान को वोटिंग अधिकार देना, तो ये कई बार आप लोग बोल सकते हैं कि वोटिंग अधिकार उस इंसान को मिलना चाहिए जो रियलिटी में अपना वोट जो है वो पाकर जनता के थ्रू चुनकर आए, अगर ढंग से देखा जाए तो एल्डरमैन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टैंडिंग कमेटी के अंदर में या फिर यहाँ पर म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेशन है उसके अंदर में इन हाउस या फिर वार्ड कमेटी की मीटिंग के अंदर में, पर लेकिन उसको वोटिंग अधिकार देने से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मना कर दिया गया, इसलिए यहाँ पर ये पूरा मामला जो है वो न्यूज में आ गया था। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके बारे में। जो यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी होती है वो ग्राउंड लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन देखती है देश के अंदर में, तो ये आप लोग समझ सकते हैं, खासकर सिटीज के अंदर में जब हम लोग बात करते हैं। तो इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन थी। एल्डरमैन क्या होता है, अब आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमारे शरीर के अंदर में कितने प्रतिशत पानी पाया जाता है, ये आप लोग बताइए। देखता हूं कौन कौन बताता है। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत पानी पाया जाता है, ये भी आप लोग को बताना है। देखता हूं कौन कौन बताता है। दोनों क्वेश्चन के आंसर मैं ही दूंगा, एक बार आप लोग अटेम्प्ट कर लो। पर मुद्दा यह है कि जो पानी इतना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, बेसिकली शरीर के लिए, वही पानी जो है उसके अंदर में यूरेनियम काफी ज्यादा अभी रिसेंटली देखने को मिल रहा है और नाइट्रेट, जिसकी वजह से वो पानी जो है वो पोल्यूटेड होता जा रहा है। तो इसी के बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल है कि ग्राउंड वाटर क्वालिटी, जो पानी ग्राउंड के अंदर से निकाला जाता है उसकी क्वालिटी जो है वो डिग्रेड होती जा रही है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। अगर बात करूं मैं हमारी बॉडी के अंदर में, तो लगभग 60 से 65% जो है हमारी बॉडी के अंदर में आप लोगों को पानी देखने को मिलेगा। और अगर बात करूं यहाँ पर अपनी प्यारी पृथ्वी यानी कि अर्थ के बारे में, तो लगभग 71% जो पृथ्वी पर आप लोगों को यहाँ पर पानी देखने को मिलेगा। 29% भाग पर आप लोगों को मिट्टी यानी कि लैंड यानी कि जमीन वगैरह आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो ये तो हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन। अभी मैं आप लोगों से बात करता हूँ ग्राउंड वाटर के बारे में। हमारे देश के अंदर में एक पर्टिकुलर बोर्ड है। देखिए जब भी कोई बोर्ड बनाया जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा कोई एरिया है जिसमें कोई दिक्कत है, तो उसको लेके चलना है, उसको सुधारना है। तो यहाँ पर ये आप लोगों को काम करता हुआ नजर आता है, जिसको सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड हम लोग बोलते हैं। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो पानी की बात की जा रही है तो सीधी सीधी बात है पानी की वाली ही कोई मिनिस्ट्री होगी। तो याद रखिएगा ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसी वाटर बोर्ड के द्वारा जब चीज़ों का एनालिसिस किया गया तो उसी से बातें सामने निकल कर आ रही हैं और उसी के बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पर बातें करने वाला हूँ। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के द्वारा बोला गया कि जो ग्राउंड वाटर है वो कई पार्ट्स में दिल्ली के अंदर में यहाँ पर ब्लैकिश देखने को मिला है, ब्रैकिश वाटर विद अ हाई प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट एंड द यूरेनियम। तो ये बातें यहाँ पर बोली गई है। तो ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर इतना सॉरी नाइट्रेट और जो यूरेनियम देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से बॉडी के ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। एक शब्द मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, खासकर मैं चाहूंगा कि वो शब्द आप लोग याद रखिए क्योंकि कल को उससे क्वेश्चन बन सकता है। और ये शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको बोला गया बेसिकली नेफ्राइटिस। ठीक है, तो नेफ्राइटिस, तो ये जो यहाँ पर नेफ्राइटिस है, यहाँ पर ये किडनी को डैमेज करना बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं, किडनी को बर्बाद करने वाली या गुर्दों की क्षति करने वाली बीमारी आप लोग इसको बोल सकते हैं। ये यूरेनियम की वजह से होती है। तो
तो जो यहाँ पर अगर देखोगे ये हेल्दी है और यहाँ पर ये इसके अंदर में एक इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन आ गई, तो ऐसी किडनी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और किडनी खराब होती है तो फिर आप लोगों को पता है कि इंसान की चेंज होती है। एक किडनी अगर खराब हो जाए तो एक पे हालांकि काम चलता है, पर लेकिन खतरनाक है। यहाँ पर जो ये पानी मिल रहा है ब्रैकिस जो वाटर आप लोग बोल रहे हैं, तो ब्रैकिस वाटर सबसे ऊपर देखोगे तो यहाँ पर आप लोग को ब्रेनी वाटर बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर में पार्ट्स पर मिलियन अगर हम लोग इम्प्योरिटी के बारे में बात करें तो 50+ रहती है। ठीक है, यहाँ पर सालिन वाटर जो रहता है 30 से 50 आप लोगों को देखने को मिलेगी। ब्रैकिस वाटर में यहाँ पर ये 5 से लेके 30 तक, और फ्रेश वाटर में यहाँ पर 0 से लेके 5 तक यहाँ पर आप लोगों को नजर आती हैं चीजें। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पानी की इस पैटर्न में आप लोग समझ सकते हैं किसको आप लोग ब्रेनी वाटर, किसको आप लोग सालिन, किसी को ब्रैकिस और किसको आप लोग फ्रेश वाटर बोलते हैं। तो ये अलग अलग पैटर्न में आप लोग यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर जैसे रेड सी में कौन सा पाया जाता है, मेडिटेरेनियन सी में कौन सा, ब्लैक सी में कौन सा, बाल्टिक सी में कौन सा, तो ये भी बताया गया है। और पीने लायक पानी कौन सा है, तो ये भी आप लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। ब्रैकिस वाटर जो है वो एक तरीके से सालिन, एक तरीके साल्टियर देन द फ्रेश वाटर बट नॉट सोल्टी एज ए सी वाटर, यानी कि उसके बीच का पानी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये पर्टिकुलर पानी जो है उसके अंदर में नाइट्रेट यानी कि NO3 जो कि देखने को मिल रहा है। अगर हायर ये हो जाता है तो खासकर जो बच्चे होते हैं उनके लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। नॉर्मली अगर बात करें परमिशेबल लिमिट जो है इसकी 45 मिलीग्राम पर लीटर में अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इससे ज्यादा अगर हो जाए तो फिर दिक्कतें यहां पर देखने को मिल जाती है। और यूरेनियम तो खतरनाक है, यहां पर एक रेडियो एक्टिव तत्व है, पर फिर भी ये नेचुरली पाया जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं पाया जाता है, पर लेकिन इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ने लगती है तो फिर यहाँ पर जो नेफ्रेटाइटिस जो बीमारी आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये गुर्दों को बर्बाद करने वाली बीमारी है। तो अगर किसी रीजन में यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कतें देखने को मिले कि वहाँ पर गुर्दों की जो बीमारी की वजह से वहाँ पर ज़्यादा केसेस निकल कर आ रहे हैं, तो समझ जाना चाहिए कि उस एरिया में कोई ना कोई पानी को लेकर इशू चल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो इसलिए कहते हैं कि पानी जो है वो इंसान के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है यहाँ पर, खासकर एनर्जी का भी। अगर उसमें दिक्कत हो जाएगी तो इंसान जो है वो अपने आप ही निपटना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कन्फ्यूजन इसके बारे में नहीं होना चाहिए। पानी का ध्यान रखा करो, कोशिश किया करो कि हर घंटे में एक एक गिलास, आधा आधा गिलास पानी पीते रहा करो। अगर लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हो या घर पे बैठ के पढ़ रहे हो तो ये आप लोग को बॉडी को हाइड्रेट रखेगा और अच्छे से आप लोग लंबे समय तक बैठकर पढ़ भी पाओगे। ओके, आइए कुछ बेहतरीन क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, जिनको अटेम्प्ट करने से आप लोग के अंदर में कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप होने वाला है। इनके आंसर मैं बताऊंगा, पहले आप लोग एक बार अटेम्प्ट कर लो, एक एक क्वेश्चन करके यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बात कर रहा है अग्नि 4 मिसाइल के बारे में। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है। इसके अंदर में लिक्विड फ्यूल आप लोगों को देखने को मिलता है। इसको बेसिकली 1 टन तक का न्यूक्लियर वॉर हेड जो है लगभग 750 किलोमीटर तक यहाँ पर ये क्या कर सकती है, डिलीवर कर सकती है। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, अगर कॉमन सेंस भी आप लोगों ने यूज की होगी यहाँ पर हमारे देश की अग्नि मिसाइल के बारे में, तो भी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जो है वो देने में कहीं ना कहीं से आप लोग सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, प्रधानमंत्री यहाँ पर देखिए, ये मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों से, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, ये बजट की वीडियो जब मैंने डिस्कस की थी उस टाइम पर मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से ये योजना के बारे में। किससे रिलेटेड है यहाँ पर? ये ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन, फार्मर, स्टार्टअप या फिर ऑल ऑफ द अबव, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। बात की जा रही है इंडिया जो है वो हेल्प कर रही है एक दोस्त, पर्टिकुलर दोस्त की, ऑपरेशन दोस्ती के थ्रू। तो तुर्की अफगानिस्तान, तुर्की सीरिया, अफगानिस्तान ईरान, तुर्की या फिर कुवैत। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है NISAR, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएगा यहाँ पर। इसका बेसिकली आप लोगों को मैं डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगा, तो देखता हूं कौन कौन सही से इसका आंसर देता है। ऑपरेशन निसार बेसिकली आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो ऑपरेशन निसार के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है अगर मैं आप लोगों से पूछूं? निसार जो है वो डिजाइन किया गया है एक तरीके से बाय द स्पेस एजेंसीज ऑफ USA एंड इंडिया पार्टनरशिप, और साइन किया गया था 2014 में। ये लो अर्थ ऑर्बिट में एक ऑब्जर्वेटरी आप लोगों की देखने को मिलेगी। ये हेल्प करेगा पूरे संसार को 12 दिनों तक का, बेसिकली इट विल मैप, एक तरीके से मैप करेगा, एक मैप हेल्प करेगा जिससे में पूरी दुनिया जो है फिर हेल्प हो पाएगी। ये फिर सारी की सारी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ढंग से एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। कौन सी कंट्री की बॉर्डर टच करता है ये आप लोगों को बताना है। तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पर तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान या फिर ऑल ऑफ द अबो। मैप दिखाकर डिस्कस करूंगा डिटेल में। क्वेश्चन है CSAT का, आप लोगों को डिस्कस करना है इसको। बेसिकली एक ये डायरेक्शनल बेस्ड क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करिए, फिर आप लोगों को आंसर इसका बताया जाएगा। इसके चलते तब तक मैं आप लोगों को एक मैप बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट कराता हूं। आप लोग इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो, फिर मैं आंसर बताऊंगा तो आप लोग मैच कर लेना और बताना कि आप लोग का स्कोर इसके अंदर में कैसा रहा। स्कोर जरूर लिखा करो, ठीक है।
तो इसका स्कोर भी मुझे सुनना होता है आप लोगों से, कई सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो अच्छा लगता है। इंपॉर्टेंट है, बात की जा रही है क्रू द्वीप के बारे में। तो यहाँ पर ये क्रुवा जो द्वीप है बेसिकली यहाँ पर ये एक आइलैंड है, ये कहाँ पर लोकेटेड है तो ये आप लोगों को बताना है। ये एक रिवर डेल्टा है वहाँ पर आप लोग देखने को मिलेगा, और रिवर का नाम है यहाँ पर काबिनी। तो काबिनी रिवर कहाँ पर है, केरला इंडिया में आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ नजर आएगी, तो उसमें आप लोग यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। पर्टिकुलर लोकेशन में आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। बहुत सारे द्वीप जो है रिसेंटली मैंने इंडिया के अंदर कौन कौन से आइलैंड है वो आप लोगों के कवर करा रहा हूँ, जिसमें कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाए तो माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। आइए अब देखता हूँ, बताइए कितने आप लोगों को सही हुए। पहले तो आप लोगों को ये बताना, इसके बाद में आंसर देखना स्टार्ट करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने था यहाँ पर, ये था बेसिकली मिसाइल अग्नि 4 के बारे में। आप लोगों को पता है हमारे देश में एक मिसाइल है जिसका नाम है अग्नि 5। इतना तो आप लोगों को पता है कि अग्नि 5 जो है उसकी मारक क्षमता जो है 5000 है, और बाकी सारी की सारी मिसाइल जो है उसके नीचे हैं। तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर आप लोगों को पता है कि ये सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है, ये बिल्कुल कॉमन है। कितनी बार आप लोगों से यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस किया है कि ये एक सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है। तो याद रखेगा 4000 किलोमीटर के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा। 2 स्टेज है इसके अंदर में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा यहाँ पर, यानी कि ये एक तरीके से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओनली 1 स्टेज आप लोगों को यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है, तो 2 स्टेज फ्यूल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो 4000 किलोमीटर तक वार करने वाली ये अग्नि 4 मिसाइल के बारे में बात की जा रही है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर ए हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर, ये बेसिकली किसके लिए है यहाँ पर, इसका आंसर ए है। ये मैंने डिस्कस भी किया था। प्रधानमंत्री जो यहाँ पर बेसिकली विश्वकर्मा कौशल सम्मान के बारे में, ये जो स्कीम है ये अनाउंस की गई थी 2023-24 के लिए बजट में अभी रिसेंटली, जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से कि काफ़ी अच्छी सपोर्ट देखने को मिलेगी। खासकर उन लोगों के लिए फोकस किया जाएगा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में, वुमेन और वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पर, ठीक है। तो ट्रेडिशनल जो बेसिकली क्राफ्ट मैन के बारे में बात की जा रही है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर ऑपरेशन दोस्त के बारे में। ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि तुर्की और सीरिया को सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए हमारे देश के अंदर से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भेजी गई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के थ्रू। निसार के बारे में बेसिकली मैंने आप लोगों से डिस्कस करने के बारे में बात की थी। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसको बोलते हैं एन से है बेसिकली, देखिए दोनों से मिलकर काम है। एन से है नासा, NASA यूएसए की एजेंसी, आई से है इसरो, जैसे यहाँ पर इसरो हो गया, और इसके बाद में बोलते हैं सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो ये एक प्रोजेक्ट है नासा का और इसरो का, डेवलप किया जा रहा है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के लिए। तो ये सिस्टम आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। तो सारी की सारी स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल करेक्ट है इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर में, जो कि लॉन्च किया जा रहा है। 2014 में साइन किया गया था एग्रीमेंट, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी के लिए यहाँ पर ये, ठीक है। तो 12 दिन तक यहाँ पर ग्लोबल मैप करेगा एक तरीके से, और उसके बाद में एक अच्छा सा सिस्टम सामने निकाल कर लेकर आएगा। तो आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया, ठीक है। अफगानिस्तान का मैप अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग समझ पाओगे, हमारे देश के साथ में भी अफगानिस्तान बॉर्डर टच करता है, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर कौन कौन सी कंट्री जो है वो टच कर रही है, तो उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और इंडिया। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, और ऊपर से चाइना भी आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर कनेक्ट करता हुआ नजर आता है। अभी यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव आंसर है आप लोगों के सामने। मैप आप लोगों ने देख लिया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोगों को डी देखने को मिलेगा। दोनों तरीके से मेथड है आप लोगों के सामने, यहाँ पर देख लेना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैप हम लोगों ने कवर कर ही लिया है, तो कोई डाउट हो तो बताना। एग्जैक्ट लोकेशन हम लोगों ने देखी है अभी। आइए अब आप लोगों को अंग्रेजी बनाता हूँ, कुछ अंग्रेजी के शब्द सिखाता हूँ, जिससे आप लोग अंग्रेजी बोलना, पढ़ना, समझना, ये सारी चीजें सीख सकते हैं। लिखना भी सीख जाओगे, आंसर राइटिंग में फायदा होगा। NDA, CDS, SSC बैंकिंग में डायरेक्ट एंटोनिम सिनोनिम्स आते हैं, उसमें फायदा पहुंचाएगा। पहला शब्द काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, ये है आपने ये पंक्चुअल है काफी, तो उसी से बना है यहाँ पर पंक्चुअलियस, यानी कि समयनिष्ठ, समय का पाबंद। मॉर्निंग में एग्जैक्ट टाइम पर आ गया। कौन कौन है मॉर्निंग में एग्जैक्ट टाइम पर आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अब उठना स्टार्ट कर चुके हैं, खासकर जैसे जैसे सर्दी गई है तो उनके कंबल भी हटने स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे जब आप लोग एग्जैक्ट टाइम पर आकर बैठते हो, ठीक है। सबके बस की बात नहीं होती है, अगर आप लोग टाइम पर आ रहे हो तो काफ़ी बड़ी बात है यहाँ पर ये। तो अपने आप की पीठ थपथपा लेना मेरी साइड से, ठीक है। तो समय के पाबंद हो इसका मतलब आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर रिवल्सन, ये होता है तब्दीली, यानी कि मौसम में भी तब्दीली हो चुकी है, अब आप लोगों की जिंदगी में भी तब्दीली जो है वो यहाँ पर होएगी। तो बात की जाती है एक तरीके से यहाँ पर इस सेंस ऑफ डाइजेस्ट, या फिर एक तरीके से बात की जा रही है लोथिंग, यानी कि एक तरीके से घृणा या घृणा का भाव, ठीक है।
तो ये शब्द आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए कई सारे शब्द ना आप लोग, जैसे अभी यहाँ पर एक शब्द है, ठीक है, उसको किसी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, फिर उसको उसी शब्द को आप लोग दूसरी तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके कई सारे मीनिंग भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर तब्दीली हो गया, घृणा बता दी यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में परिवर्तन भी आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हो किसी चीज से, ठीक है। घृणा, शत्रुता भी आप लोग बोल सकते हो, किसी चीज को पीछे खींचना भी आप लोग बोल सकते हो। तो एक ही शब्द के ये अलग अलग मीनिंग है। जब आप लोग इसको जाकर देखोगे तो ये सिनोनिम आप लोग को देखने को मिलेंगे उसी एक पर्टिकुलर चीज के। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि एक ही पर्टिकुलर मीनिंग आप लोग को नजर आता है। नेक्स्ट शब्द है आप लोगों के सामने, ये है क्रीडेंस। इसका मतलब है बेसिकली प्रत्यय, यानी कि बिलीफ होना, एक्सेप्ट करना किसी चीज को एज ए ट्रूथ। हाँ ये सही है, ये सत्य है, इसमें ट्रस्ट दिखाना, यानी अपने ऊपर ट्रस्ट रखना, पढ़ाई में ट्रस्ट रखना, अपनी मम्मी पापा के ऊपर ट्रस्ट रखना। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा क्रीडेंस। क्रीडेंशियल सुना है ना एक तरीके से। एक्सीलेंट मतलब होता है एक उपाधि, एक तरीके से लेवल ऑफ रैंक कोई आप लोग बोल सकें, तो उसको एक्सीलेंट बेसिकली बोला जाता है। यहां पर नेक्स्ट है एग्जिजेंट, यहां पर एग्जेंट, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर शब्द है इसका मतलब होता है जरूरी, यानी कि एक तरीके से कोई नहीं, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जिसकी मार्केट में डिमांड हो, तो उसको आप लोग एक्सीजेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से काफी एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है मार्केट में, जैसे कोविड-19 के टाइप पे ऑक्सीजन के सिलेंडर हो गए, दवाइयों की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यार देखो पूरा का पूरा लेक्चर अगर आप लोग देखोगे ना, ये एक तरीके से फुल ऑफ जो है डेटा और इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है। यहाँ पर इतनी सारी चीजें अगर आप लोग कवर करने बैठोगे, अगर आप लोगों को लगता है ये सारी की सारी चीजें जो है 1 से 1.5 घंटे से कम समय में आप लोग कवर कर सकते हो, तो फिर ये लेक्चर आप लोगों के लिए नहीं बना है, ठीक है। जब आप लोग इतना सारा कुछ खुद ही कवर कर ले रहे हो 1-1.5 घंटे में, तो फिर ये लेक्चर देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जिसको लगता है कि नहीं यार इतने समय में इतनी सारी चीज़ें नहीं कवर हो पाएंगी, उसके लिए मोस्ट वेलकम है इस लेक्चर में। क्योंकि जिसको लगता है कि सर लेक्चर 1 घंटे का बना दो, बनाने के लिए तो मैं 45 मिनट का बना दूंगा यार, मुझे थोड़ी ना कोई दिक्कत पड़ रही है, मैं तो कितना भी छोटा कर दूंगा इस लेक्चर को। पर लेकिन छोटा करने का मतलब क्या होगा, कुछ ना कुछ गायब करूंगा, ठीक है। यही बात है कि मूवी 2.5 घंटे की यार, उसको 2 घंटे की कर दो यार, ठीक है 2 घंटे ही कर देंगे यार, सारे गाने उड़ा देंगे, उसमें से डायलॉग उड़ा देंगे, ठीक है, देख लो मूवी बैठ के। तो जो बन रहा है उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट रखो। इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को पता है कितनी सारी मेहनत लगती है, इतनी सारी चीज़ जब आप लोगों के सामने तैयार होकर आती है। पीपीटी देखना, यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा पीपीटी रेगुलरली आप लोगों के लिए तैयार की जा रही हैं, ठीक है। तो इसको रेस्पेक्ट करो थोड़ा सा, ना कि ये बोलना कि ये हो गया वो हो गया। देखने में दिक्कत हो रही है, बना के देखना एक दिन बैठकर एक आर्टिकल की पीपीटी, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से चीज़ें हैं। मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। तो कोई चीज़ आप लोगों के सामने होती है तो उसको देखा करो, पहले कुछ सोचा करो बोलने से पहले कि हो क्या रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं बस उठा के चीज़ें बोल दी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, आप लोग इनको अगर लग रहा है फ़ायदा पहुंच रहा है तो देख लो, वरना तो कोई ऐसा तो है नहीं, फ्री है यार वैसे भी ऑनलाइन यूट्यूब पर, कोई ऐसा नहीं ज़बरदस्ती पकड़ के लेके आ रहा है। नहीं मन कर रहा है तो आप लोग मत देखो उसको, अगर आप लोगों को लग रहा है इससे टाइम वेस्ट हो रहा है इस वीडियो से टाइम वेस्ट हो रहा है। वैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे शॉर्ट्स दिखा लो बैठ के, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए पढ़ाई वाली तो उससे दिक्कत होने लगती है। चलो एंजॉय करो यार, मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में। तो अपना ध्यान रखो, और कैसा लगा लेक्चर जरूर बताया करो, डन लिख दिया करो। जैसा भी आप लोगों को लेक्चर लगता है, कोई डाउट है तो डाउट लिख दिया करो, और बाकी जय हिंद लिखना नहीं भूलना है, ठीक है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो।